बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है सोज़े रूह और इसकी राइटर है सुंदस जबीन। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल दूसरे नावल्स की तरह पसंद आएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। गाड़ी उसके करीब जन से गुजरी और वो अपने पीछे छींटे उसके लिबास पर छोड़ गई। वो बिलबिलाकर सीधी हुई, मगर जैसे ही उसकी नज़र गाड़ी और उसके ड्राइवर पर पड़ी वो थर्रा कर रह गई। फैज़ उसके लबों से बे आवाज़ नाम अदा हुआ और वो तेज़ी से वापस मुड़ गई। चेहरे पर चादर ठीक करते हुए वो तेज़ी से मुड़कर ट्रैफिक पुलिस लेन से निकल गई। उससे हर सूरत यहाँ से गायब होना था। वो इस शख्स का सामना नहीं करना चाहती थी। उसके अंदर तूफान बर्पा हो गया। वो यहाँ था। वो हैरानगी से सोचती, तंग गली में सर झुकाए चल रही थी। वो यहाँ क्या कर रहा था? और वो उसे देख लेता तो उसकी आंखें तलखियों से भर गई। उसने गुस्से और जिद से सोचा, हाँ ठीक है, वो उसे देख लेता तो फिर क्या होता? वो कितना तरस खाता उस पर। ये लड़की वो कब थी जिसे वो जानता था? ये तो कोई बदली हुई लड़की थी, जबकि वो आज भी वैसा ही था। फैज़ान खान उसके लिए फैज़, उसकी रैश ड्राइविंग, माथे पर गिरे बाल, आंखों की सुर्खी और भिंचे लब आज भी वैसे ही थे। पता नहीं इस शख्स में बदलाव कब आएगा। उसकी हालत बताती थी अभी तक नहीं बदला और इम्कान भी नज़र नहीं आता था। वह मुख्तलिफ सोचों में डूबी हुई थी। जब उसे प्रिंसिपल पैगाम मिला कि प्रिंसिपल उससे मिलना चाहते हैं तो उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि आज उसकी मीटिंग का रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं निकलने वाला। उसे अपने खिलाफ चार्जशीट का पता था। उसने कल एक स्टूडेंट को क्लास डोर बंद करने पर थप्पड़ मारा था। बात एक थप्पड़ तक रहती तो शायद मामला न बिगड़ता, पर हुआ यूँ कि वो बच्चा थप्पड़ खाकर किसी डेस्क के कोने से जा टकराया और आंख के करीब से जिल्द फट गई। वो खून बहने लगा। इतने तशद्दुद के बाद कैसे मुमकिन था उस बच्चे के वालिदैन शिकायत न लेकर आते? जब वो प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंची तो तवक्का के अन मुताबिक वो हाथ में एक पेपर पकड़े उसके मुंतज़िर थे। उसने एक तवील सांस लिया। उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया, फिर बिला तवक्कुफ़ उसे पेपर पढ़कर सुनाते गए। उसके पास इंचार्ज का कोई जवाब नहीं था जो वो उसे पढ़कर सुना रहे थे। वो खामोशी से उनका चेहरा देखती रही। अब वो उससे वजाहत चाह रहे थे। क्या ऐसा ही हुआ था? वो भी जानती थी कि लाजमन इस मामले में अपनी तहकीक मुकम्मल कर चुके होंगे और अब उसे सिर्फ रस्मन कार्रवाई के लिए बुलाया गया था। उसने तस्दीक कर दी कि बात वही थी जो उनके तक पहुंची थी। अब वो सर्द महरी से उससे उसके इस अमल की वजाहत चाह रहे थे। उसने उखड़ते उखड़े तासरात के साथ उन्हें देखा, फिर सर झटक कर खुश लहजे में बोली, इट्स नॉट अ कोर्ट एंड यू आर नॉट अ प्रोसिक्यूटर। आई डोंट हैव अ नीड टू जस्टिफाई माई सेल्फ। उसके चेहरे पर सुर्खी छलकी थी। देन यू आर फायर्ड। उनके अंदाज में कतईयत थी। उसके दिल पर कड़ी गुजर गई, मगर वो हौसले से खुद को संभाल कर उठ खड़ी हुई। इस बात का अंदाज़ा तो उसे पहले से था कि उसे फारिग कर दिया जाएगा, इसलिए गालिबन उसने किसी किस्म की सफाई, माजरत या वजाहत देना ज़रूरी नहीं समझी थी। जब उसको निकालना ही उनका मकसद था तो वो क्यों झुकी? उसने हठधर्मी से सोचा। स्टाफ रूम में आकर उसने अपनी चीज़ें समेटी, उसका ठीक करती बाहर निकल आई। अभी वो एक और दरिया का सामना बाकी था। तूने किस ख्वाब के ताबूत में डाला है मुझे? तूने किस आलम में बेहाल में ला फेंका है? कमरे में जर्द रोशनी थी, बिल्कुल उसके दिल की तरह। रॉकिंग चेयर पर झूलता वजूद आंखें बंद किए जर्द रोशनी में मजीद जर्द नजर आता था। यकलख्त कुर्सी की हरकत रुक गई। उसने आहिस्ता से आंखें खोली। उसकी आंखों के ज़ेरी किनारे सूजे हुए थे और आंखें सुर्ख थी। टेबल पर बड़ा मोबाइल फ़ोन अब वाइब्रेट कर रहा था। उसने आगे झुककर फ़ोन उठा लिया। सर, वो नंबर गुज़िश्ता 3 माह से बंद है। आखिरी बार जब वो ऑन हुआ था तो इसकी लोकेशन यूनिवर्सिटी के आसपास की हदूद थी। फ़ोन पर चंद लम्हे खामोशी छाई रही, फिर वो मज़ीद कुछ अहकामात देने लगा। कुछ देर बाद उसने फ़ोन बंद किया। उसकी आंखों की सुर्खी के नीचे गहरी उदासी थी। उसने कुर्सी पर झूलना बंद कर दिया और खामोशी से उठकर खिड़की के पास चलाया जहाँ लॉन तारीख था, बिल्कुल उसके दिल की तरह। उसने स्लाइडिंग विंडो खींच कर पीछे कर दी। अब तेज़ हवा के झोंके उसके सीने और चेहरे से टकरा रहे थे। उसके घने बाल हवा से उड़ रहे थे। उसने थके हुए अंदाज में सर चौखट से टिका दिया और जलती आंखें बंद कर लीं। उसकी बंद आंखों के सामने एक रोशन चेहरा था। यूनिवर्सिटी के लॉन का बहुत खिला हुआ मंजर, अवाइल अक्टूबर के दिन, स्टूडेंट्स का हजूम और उसके दरमियान वो रोशन चेहरे और चमकती आंखों वाली लड़की नूरुस्सबा। वो उस वक्त मुस्कुराती हुई अपना स्कार्फ ठीक कर रही थी। दूसरे हाथ में सेलफोन था। कुछ देर बाद वो उसके करीब वो शख्स आया। वो दोनों अब सर झुकाकर कोई बहुत ज़रूरी बात कर रहे थे। वो इस शख्स को जानता था। वो इसका दोस्त था, सबसे करीबी दोस्त, सबसे पुराना और अजीज़ दोस्त, अब्दुल हादी। वो अब बातें करते हुए दूर जा रहे थे। फासला बढ़ता जा रहा था, जबकि वो इसी तरह वहाँ खड़ा इस मंजर को तकता जाता था। जो खो गया एक निशेमन तो क्या गम, मकामाते आहोफगा और भी हैं। मामला सिर्फ नौकरी का नहीं बल्कि अजियत दर अजियत का ये सिलसिला तो दूर तलक चलने वाला था। इस प्राइवेट स्कूल में मुबलिक 6,000 रुपये माहवार पर नौकरी उसके लिए एक नेमत थी।
वह स्कूल इंतज़ामिया की मोतरफ थी जो 6,000 में 36,000 वाला काम लेते थे और उसे मसरूफ़ रहने का बहाना चाहिए था, क्योंकि ये नेमत गैर मुतरकबा जैसी मसरूफियात से सोचों के जाल में उलझने से बचाए रखती थी। सोचें गहरी अमीक सोचें, तारीख सुरंगों की सी सोचें, स्याह नाक के फन की सी अजियतनाक सोचें। उसे इन सोचों से बचना था और इसके लिए उसे कोई मसरूफियत चाहिए थी। और फारिग रहने का मतलब था दोबारा से उसी ट्रॉमा में चले जाना जिसका खौफ उसे रात भर सोने नहीं देता था। खा उससे मुआवजा कम मिलता था मगर अम्मी को वो बहुत लगता था, क्योंकि उनके ख्याल में वो एक नाकाम इंसान थी जो कुछ भी मुकम्मल न कर पाती थी, खा वो पढ़ाई हो या नौकरी या फिर इश्क। कोई इसके अंदर ज़ोर से चिल्लाया। वो सर झटकती आगे बढ़ती गई। माँ को तसल्ली देने के लिए बातें काफ़ी न थी। उसे हर सूरत कोई और जॉब ढूंढना थी, कुछ और करना था, और वो भी ऐसा जिससे अम्मी को उसकी पिछली 6,000 वाली नौकरी भूल जाती। उसने जहन में इर्द गिर्द के सारे स्कूल्स को सोचा जहाँ वो अपनी बीकॉम की डिग्री समेत अप्लाई कर सकती थी। काफ़ी देर गौर व खोज के बाद उसके जहन में लाइट पब्लिक स्कूल का नाम झकमगाया। उसने अगले ही दिन वहाँ अपनी CV ड्रॉप की, मगर 3 दिन गुजर जाने के बाद उसे कोई कॉल नहीं की गई। वो कदरे मायूसी से चौथे दिन अपनी मदद आप के तहत उठी, हल्का फुल्का तैयार होकर स्कूल की तरफ निकल गई। उसका इरादा था आज वो हर सूरत प्रिंसिपल से मिलकर आएगी। 2 दिन से मुसलसल वो यही बात सोच रही थी कि वो कहीं बेहतरीन जॉब हासिल कर ले। ताहाल उसे कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही थी। जब भी वो आज ये काम करने के लिए तैयार होकर घर से निकल पड़ी, हमेशा की तरह बज़ाहिर खुशी अखलाक रिसेप्शनिस्ट ने उसे इंतज़ार पर लगाकर एक तरफ बिठा दिया। मुसलसल 1.5 घंटा इंतज़ार करने के बाद उसके से कल आने को कहा गया। वो यकलख्त जैसे बड़बड़ा सी गई। उसी ने तो सोचा था कि इतनी देर का इंतज़ार कोई रंग लाएगा, मगर यहाँ तो कोई कहानी ही और चल पड़ी थी। उसने घूर कर रिसेप्शनिस्ट को देखा और फ़ौरन उठ गई। उसके कदम बाहर की तरफ थे जहाँ प्रिंसिपल की गाड़ी खड़ी थी। अगर वो जा ही रही थी तो उन्हें इधर भी मिल सकती है, उसने मजबूत इरादे से सोचा। चंद सानिये गुजरे थे कि उसे प्रिंसिपल नजर आई। वो एक दराज कद खातून थी जो उस वक्त मोबाइल पर बात कर रही थी। उसी तरह बात करते करते उन्होंने झुककर गाड़ी की चाबी लगाई। जब उसने पीछे से आवाज़ दी, एक्सक्यूज़ मी मैम, वो पीछे मुड़ी तो उसे देखकर कदरे हैरान हुई। कैन आई हैव अ मिनट्स प्लीज़? उसका अंदाज मुल्तजी था। वो एक लम्हे को रुकी, फिर सेल फोन पर कॉल बैक का कहकर कॉल मुंतका कर दी। यानी अब वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार थी। वो तेज़ी से बात करने लगी। सिर्फ 2.5 मिनट में अपने मिनट्स में वो उन्हें समझा चुकी थी कि उसे नौकरी चाहिए, हर सूरत चाहिए और इधर ही चाहिए। अब कदरे दिलचस्पी से उस लड़की को देख रही थी जो लंबे कुर्ते पर जीन्स और स्कार्फ में मलबूस थी। फिर उन्होंने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। खुद ऑफिस की तरफ गई। वो कुछ कंफ्यूज हुई, मगर फिर उसने खुश उम्मीदी से सोचा कि शायद वो उसे हायर कर लेंगी। वो भी उनके पीछे लपकी। रिसेप्शनिस्ट ने कदरे हैरान नज़रों से उसे देखा, मगर वो नज़रअंदाज करती अंदर की जानिब भर गई। हस्बत वक़्त उनका ऑफिस शानदार था। वो अपनी कुर्सी पर बैठ चुकी थी। उन्होंने उसे बैठने का कहा तो वो कदरे झिझक कर उनके सामने पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठ गई। कौन सी डिग्री है आपके पास? उन्होंने मतवाज़न और हमवार अंदाज में सवाल किया। ये उसकी तवक्कुआत से बरक्स था। उसका ख्याल था वो पहले उसका तारुफ करने को कहेंगी, मगर बीकॉम। उसने मुख्तसर कहा। नेक्स्ट स्टडी क्यों नहीं की? एडमिशन लिया था, अफोर्ड नहीं कर सकी, छोड़ना पड़ा। उसका अंदाज भी दो टोक हुआ। कहाँ एडमिशन लिया था? उन्होंने मज़ीद पूछा। वह कुछ उलझ सी गई। इतनी तहकीक की वजह? मगर फिर सर झटक कर वो उन्हें इस नीम सरकारी यूनिवर्सिटी के बारे में बताने लगी जहाँ उसने अपने MBA का पहला सेमेस्टर पढ़ा था। कच्चा फल क्यों खाना चाहती हो और डिग्री मुकम्मल करो अपनी, कोई ढंग की जॉब करना। अब इसे इन चक्रों में पड़ गई तो सारी ज़िंदगी इन चंद हज़ार पर ही महदूद होकर रह जाओगी। उनका अंदाज़ सादा था, कोई तंज नहीं, कोई गुरूर नहीं। उसे पहली बार अच्छा लगा। उनका अंदाज़ ठुकराए जाने वाला जैसा नहीं था। उसे लगा वो उनसे बात कर सकती थी, उनसे शेयर कर सकती थी। खाक उठती हैं हम जिधर जाएं, ये ना हो रास्तों में मर जाएं, फिर रहे हैं अजल से आवारा, बेकरारी घटे तो घट जाएं। उसकी आंखें जैसे तलखियों से भरी प्यालियां थीं, अफसुर्दा और दर्द से लबरेज। वो एक नाकाम इंसान था। उसका बाप सही कहता था कि वो कुछ भी मुकम्मल नहीं करता था, वो कर ही नहीं पाता था। इतने वसाइल और रसूख के बावजूद वो आज 5 माह बाद भी उसे एक लड़की को ढूंढने में नाकाम था, बुरी तरह नाकाम। उसके माथे पर नाकामी की चिड़चिड़ाहट वाज़ेह नजर आ रही थी। उसे अंदाज़ा था कि अभी कुछ देर बाद डैड का बुलावा आ जाएगा, और चूंकि उसका मूड न था उनका सामना करने का, इसलिए वो उठा, रूम की लाइट्स ऑफ की और बेड पर ढह गया। ये इस बात का वाज़ेह इशारा था कि वो सोया हुआ है, उसे डिस्टर्ब न किया जाए। उसने सोचा सुबह वो कुछ दिन के लिए कहीं चला जाए। यूनिवर्सिटी तो आजकल उसे जहर से भी बुरी लगती थी। यूनिवर्सिटी जाने का उसका कोई मूड न था। उसकी बंद आंखों के पीछे माजी के रोशन दिन थे। उसने खुद को ढीला छोड़ दिया। मोहब्बत इस तरह जैसे गुलाबी तितलियों के पर, मोहब्बत ज़िंदगी की जबीने नाज का झूमर। मोहब्बत थी, हर सू मोहब्बत थी।
उसकी हंसी मोहब्बत थी, उसकी आंखें मोहब्बत थी, उसका पूरा वजूद मोहब्बत था। मोहब्बत की सबसे बड़ी बात यह है कि छुपती नहीं है, हर सू फैल कर अपनी आमद की खबर दे देती है। जितना छुपाओ उतना ही शोर करती है। मोहब्बत उसकी खुनखनाती हंसी से फूटती थी, उसकी आंखों की चमक से उभरती थी। कोई भी उसको देख लेता तो जान लेता वो पगली मोहब्बत कर बैठी थी। और मोहब्बत भी कैसी, तबाह कर देने वाली, सारे बंद तोड़ देने वाली। पता नहीं ऐसी मोहब्बत सबसे पहले आंखों पर पट्टी क्यों बांध देती है। ऐसी अंधी और गहरी मोहब्बत जो बस एक शख्स के सिवा किसी को देख ना सके। वो बस एक परवाने की मानिंद उस पर निसार हुई जाती थी, हर तरफ से बेबहरा और बेगाना। बस एक उस शख्स के सिवा वो किसी को देखना नहीं चाहती थी, और देखती भी क्यों। वो शख्स ऐसा था कि उसे महबूब बनाया जाए, उसे माना जाए, उसकी परस्तिश की जाए। और जब उसने उसकी आंखों को देख लिया तो और क्या देखती। आंख ने उसके सिवा हर नज़ारा रद्द कर दिया, दिल ने उसके सिवा हर रिश्ता तोड़ दिया, कान ने उसके सिवा किसी को भी सुनने से इनकार कर दिया। ऐसी ही थी उन दोनों की मोहब्बत, नूरुसबा और अब्दुल हादी की मोहब्बत। वो आंखें बंद किए उसके पीछे चलती, अंधी मोहब्बत और अंधी तकलीद। वो था ही ऐसा, कोई और भी होता तो वो भी यूं ही हथियार फेंकता जैसे नूरुसबा ने फेंक दिए थे। वो था ही ऐसा, चलती फिरती 6 फुटी कामत, बूढ़े कांच जिस पर ठहरते उसे कहीं ठहरने के काबिल न छोड़ते, हॉर्न जिसे देखकर मुस्कुरा देते वो फिर मुस्कुराना भूल जाता। उसमें मसनूई शान शौकत न थी, ना उसे अदाएँ आती थीं। वो था ही ऐसा, किसी शहजादे की मानिंद पुरशिको और पुरतमकनत। जब शान बेनियाजी से वो गुजरता तो कई दिल कुचले जाते। हुस्न बेखबर था, और बेखबर हुस्न अनजाने में कैसी तबाहियाँ ढाता है। वो बेखबर था, वो तो बस पढ़ने आता था। बेखबरी में मोहब्बत का सबक ऐसे पढ़ा कि कुछ और पढ़ने के काबिल ही न रहा। अब वो यूनिवर्सिटी तो आता था, पढ़ता नहीं था, बस उसे सुनता था। जिसकी चमकती आंखें उसे एक अनजानी दुनिया की सैर कराती थी, जिसकी बेसाख्ता बातें उसके समातों को सुकून बख्शती थी, जिसकी हंसी, और कैसी थी उसकी हंसी, बिल्कुल यूं जैसे चांदी के थाल में सोने के सिक्के गिरकर बज उठे। ऐसी दिल खाक कर देने वाली हंसी जिसने उसे हंसना भुला दिया था। ऐसी ही थी उन दोनों की मोहब्बत। यूनिवर्सिटी टाइमिंग कितनी थोड़ी लगती थी, अभी आए और अभी ही 4 बज गए। वो सारा सारा दिन क्लासेस में बैठने के बावजूद टेक्स्ट करते रहते। उनके प्रोफेसर क्या पढ़ाते थे उसकी जाने भला, वो तो बस उसको पढ़ना चाहती थी, जिसकी थोड़ी पर एक रेशमी स्याह तिल था, जिसके आगे रात की स्याही भी कमतर थी। वो उसके सामने बैठता तो वो अक्सर ही ठहर ठहर कर सांसें लेती कि कहीं तनफ़ुस तेज़ हुआ तो उसका तहय्युल हवा से ना उड़ जाए। वो उसकी जान था और उसकी ज़िंदगी था, वो उसकी सांस था, और वो अब्दुल हादी उसका था। कहाँ हो, उसने हाथ नीचे करके जल्दी जल्दी मैसेज लिखा। क्लास चल रही थी, इसी वजह से वो तफसील पूछने से कासिर थी। वेट, उसका पैगाम चमका। नूर का चेहरा बुझ गया। वो आज इतना लेट क्यों था? आज तो वो ख़ास तैयारी के साथ आई थी। यूँ तो महबूब की नज़र का इंतज़ार हमेशा ही रहता है, मगर आज उसकी तैयारी कुछ ख़ास थी। आज मुहिब का मन था कि वो महबूब की नज़र में भा जाए। सराहने वाली आंख आज सराहे जाने की मुंतज़िर थी। जैसे ही क्लास ख़त्म हुई वो चीज़ें समेटती तेज़ी से बाहर निकली, फिर कॉरिडोर में रुक गई। उसे रुकना ही पड़ा। वहाँ वो था जिसे देखकर वो यूँ नज़रअंदाज करके नहीं जा सकती थी। वहाँ फैज़ान खान था। कैसी हैं? उसका अंदाज़ हमेशा की तरह था, झुकी आंखें, माथे पर गिरे बाल और अजीब मौदबाना सा अंदाज़, जैसे वो बहुत मुअज़्ज़िज़ हो और वो उसका अदना सा खादिम। उसके लबों पे मुस्कुराहट आ गई। आप कैसे हैं? वो नरमी से पूछने लगी। खैरियत है। आज कुछ ख़ास है क्या? वो झुकी नज़रों के बावजूद उसकी तैयारी से आगाह था। नूरुसबा की आंखें फैल गईं। वो वाकई आज अपने रेगुलर स्टाइल से हटकर ड्रेसअप हुई थी। उसके पूछने पर उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। जी हाँ, आज रोज़ी का बर्थडे है, उसी की तैयारी है। आप आएंगे? उसने तजस्सुस से पूछा, क्योंकि उसे पता था उस सरियल ने कभी नहीं आना। और वही हुआ। फैज़ान ने हल्का सा मुस्कुरा कर इनकार में सर हिलाया। उसकी अपनी कोई मसरूफियत थी, वो उसे जानती थी बहुत अच्छे से, उसे यकीन था। फैज़ान खान, उनका सबसे खामोश क्लास फेलो, पूरी इसरार, अजीब सा, माथे पर गिरे बालों वाला, सुर्ख आंखें लिए एक मरूफ व मकबूल सियासतदान का बेटा, जो अपनी BMW में किसी शहजादे की मानिंद यूनिवर्सिटी आता, जिसे उनका पूरा डिपार्टमेंट बिगड़े रईस के नाम से पुकारता था। वो फैज़ान खान अपनी ज़ात में एक अजीब शख्स था। अज़े बसर का हुक्म जितनी ताकीद के साथ इस्लाम में दिया था, उसने पूरा उसे अपने ऊपर लागू किया था। वो हमेशा उसे नज़र झुकाकर बात किया करता था, लड़कियों से दूर भागता, मगर उससे लाजमी इस्लाम दुआ करता। उसकी वजह यह शायद ये थी कि वो अब्दुल हादी का सबसे अजीज़ दोस्त था। उसे कभी कभी हैरत होती थी। दोनों में बहुत सी मुतज़ाद चीज़ें थीं, मगर इसके बावजूद वो दोनों बेहतरीन दोस्त थे। उसे फैज़ान का यूँ आप कहना हमेशा लुत्फ़ देता था। वो उसे इंजॉय करती थी। उसके लहजे का एहतराम उसे भाता था। और सबसे बड़ी बात थी कि उसने कभी फ्री होने की कोशिश न की थी। वो हमेशा मुख्तसर गुफ्तगू करता था, मगर ऐसा कभी ना हुआ था कि वो उसे कहीं नज़र आती और वो नज़रअंदाज करके चला जाता। वो उसके लिए लाजमन रुकता था, उसे देख कर ठहरता था। और नूरुसबा को ये बहुत अजीब लगा करता था।
शायद इसलिए भी वो पढ़ाई में इतना ही निकम्मा था जितना कि एक बिगड़ा रईस या अमीरज़ादा हो सकता है। और नूर सबा ने कभी भी उसे पढ़ाई के मुतालिक पैनिक होते नहीं देखा था। आमतौर पर उसके बैग में एक किताब या गलती से एक नोटबुक के सिवा कुछ ना होता था। कोई पेन या बॉल पॉइंट तो सिरे से मौजूद ही ना होता था। यूं ही इत्तेफाक से एक दिन वो किसी लेक्चर में इकट्ठे बैठ गए और तो उस दिन वो ये भी जान गई कि उसकी हैंड राइटिंग कितनी रफ और ना पढ़े जाने के काबिल है। उसे इस दिन अजीब सा अफसोस हुआ। अच्छा खासा हीरो था, मगर अफसोस इतना नालायक हीरो। उसने अफसोस से इसे हीरो के दर्जे से हटाकर बस बिगड़े हुए नवाब के तौर पर कबूल कर लिया। इस बात पर उसे अक्सर हैरत होती। अलबत्ता वो छुट्टी नहीं करता था, नहायत पाबंदी से यूनिवर्सिटी आता। इस बात पर उसे अक्सर हैरत होती कि जब उसे क्लासेस में समझ कुछ नहीं आता तो आखिर वो लेने क्या आता था। और बीबीए की जीनिया फयाज कैसे उसकी राहों में पल के बिछाए उसकी मुंतजिर रहती थी, जिसे वो घास तो दूर घास का तिनका भी नहीं डालता था। शर्जील, जो कि उनका इंतहाई शरारती क्लासमेट था, उसे जीनिया फयाज से इस कदर टूट कर हमदर्दी महसूस होती कि उसका बस न चलता, वरना वो फैज़ान का कीमा कर देता, जो इतना नाशुक्रा था कि इतनी प्यारी सी लड़की को ठुकरा रहा था। मगर फैज़ान को भला क्या परवाह थी। वो ऐसी बातें सुनना भी पसंद न करता था, इसलिए हमेशा शर्जील को डांट देता। दूसरा बड़ा शौक उसका दूसरों को ज़ियाफ़तें खिलाना था। तकरीबन हर रोज़ ही वो किसी न किसी को साथ लेकर निकल जाता। अमूमन वो 5 लड़कों का ग्रुप होता, जो कि फैज़ान खान, शर्जील, हयात, फैसल, शहरोज़, शाहज़ेब अली और अब्दुल हादी पर मुश्तमिल था। ऐसे ही एक दावत में जब वो यूनिवर्सिटी में उसके इंतज़ार में झुलस रही थी, अब्दुल हादी के सेल फ़ोन की मैसेज टून बजी। इससे पहले कि वो मैसेज ओपन कर पड़ता, फैज़ान ने सेल उसके हाथ से ले लिया। इससे भी पहले कि वो कोई रद्द-ए-अमल दे सकता, मैसेज खुल गया था। देयर यू आर माई लव, आई वॉज मिसिंग यू। आंसुओं से लबरेज फैज़ान साकित हो गया। उसे लगा शायद उससे कुछ गलत हो गया हो, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसे अपना आप इतना मुजरिम लगा कि खाना अधूरा छोड़ा। सेल उसे वापस किया और बस भागने की गई। अब्दुल हादी अलग शर्मिंदा था। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर एक दूसरे के पर्सनल्स में नहीं जाते थे। और आज उफ, क्या हो गया था। उसने रात नूर को सारा वाक़या सुनाया तो वो साकित रह गई। फिर क्या वो जान गया कि हादी और नूर इन्वॉल्व थे? मगर हादी ने उसे यह कहकर तसल्ली दी थी कि उसने नूर का नंबर उसके नाम की बजाय प्रिंसेस के नाम से सेव किया हुआ था, इसलिए उसे मुकम्मल यकीन था कि वो बूझ ना सका होगा कि प्रिंसेस दर हकीकत कौन थी। नूर सबा को अब्दुल हादी से ये वाहिद इख्तिलाफ था कि वो उसके साथ अपने रिलेशन को खुफिया रखना चाहता था, खुसूसन अपने सब अजीज़ दोस्त फैज़ान से। उसे उलझन महसूस हुई। वो क्यों छुपाना चाहता था? भला इश्क और मुश्क कभी छुपते भी हैं? उसे अब्दुल हादी की इस मंतक की वाकई समझ ना आती थी। आखिर उसे फैज़ान से क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, किस चीज़ की इनसिक्योरिटी थी? और एक दिन बहुत हिम्मत करके उसने हादी से पूछा तो वो मुस्कुराकर बात डाल गया और सिर्फ इतना ही कहा कि वो मुनासिब वक्त पर सबको बता देगा। और हैरानकुन बात यह थी कि फैज़ान ने वो मैसेज पढ़ने के बावजूद पूछा ना था कि वो मैसेज किसका था। नूर सबा को ये सुनकर हमेशा की तरह अच्छा लगा। ठीक ही तो था, वो दूसरों के पर्सनल्स में नहीं घुसता था। रोज़ी का बर्थडे शानदार गुजरा था। उसकी ख्वाहिश पे बखूबी पूरी हुई। उसके महबूब की नज़र उस पर ठहर सी गई, रुक सी गई, जम सी गई उस पर। वो बेसाख्ता उसे देखकर मुस्कुराया। उस वक्त नूर सबा की दिल की धड़कन आसमान को छू रही थी। वो वाकई आज अपने रेगुलर स्टाइल से हटकर एक लंबी अनारकली फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में थी, वरना अमूमन वो जीन्स और कुर्ता पहना करती थी। सर पर स्कार्फ, जो हर सूरत उसके लिबास का हिस्सा होता था। हादी ने कभी उसके बाल नहीं देखे थे। स्कार्फ तो आज भी उसने लिया हुआ था, मगर इस फ्रॉक ने हादी पर अजीब गज़ब ढाया। जब सब अपनी बातों में मसरूफ़ थे, उसने बहुत आस्तगी से नूर सबा के गिर्द झुककर हल्की सी सरगोशी की। एक शानदार सी पिक लेनाइस ड्रेस में नूर सबा के सुर्ख गालों के साथ असबात में सर हिला दिया। रात उसने पिक्चर उसे व्हाट्सएप की तो हादी पागल ही हो गया। फ़ौरन उसकी कॉल आने लगी। वो फ़ोन संभालती छत पर भागी। वो बहुत खुश थी, वो मुहिब थी, मगर आज महबूब की दिल नवाजी उसे हवा में बहुत ऊंचा उड़ा रही थी। खुश नसीबी थी कि अपने महबूब की निगाह में जच गई थी। हालांकि वो तो एक बेमाया बेरिया उदासी की मानिंद ना सिले की चाह उसे दीवाना वार हादी के गिर्द चकराना पसंद था। उसे यकीन ही ना होता कि वो इतना शानदार और बाकमाल शख्स उससे मोहब्बत करता था। वो उसे पसंद थे। उसे खुद पर रश्क आता था। वो कुछ मज़ीद उसके पीछे दीवानी होती जाती थी। और कौन थी भला नूर सबा? किधर से आई थी? MBA के इस फर्स्ट सेमेस्टर में नूर सबा के एडमिशन कोई मामूली बात नहीं थी। इस निजी यूनिवर्सिटी की फ़ीस आसमान को छू रही थी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी से एक सेमेस्टर की फ़ीस अदा की। घर में वालिदैन के बाद सबा से एक छोटा भाई था, इसलिए अब्बा से अपनी जंग लड़ते हुए और किसी की मुखालफत नहीं झेलना पड़ी थी। बुनियादी तौर पर उसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। अब्बा दुकानदारी करता था, अम्मा घरदारी, और वो बस फसाद मचाने को तैयार। यूनिवर्सिटी पढ़ने का खब्त भी ख़ानदान भर में उसके सिवा किसी को ना उठा था। जब भी अब्बा ने उसकी ज़िद के आगे हथियार डाल दिए,
वो मासूम ज़रूर थी मगर बेवकूफ़ न थी। यूनिवर्सिटी एडमिशन लेते वक्त उसे अच्छी तरह वहाँ की ज़रूरियात और लवाजमात का अंदाज़ा था। अपनी इस्तात को देखते हुए उसने हल बहुत अच्छा ढूंढा था। उसने इतवार बाज़ार से 2 जीन्स खरीदी और चंद कुर्ते अम्मा से सिलवा लिए। वो सिलाई में माहिर थी। उसने इनसे डिज़ाइन वाली कॉपी से मिलते जुलते कुर्ते बनवाए जो हकीकतन तो बहुत मुनासिब कीमत में बने थे मगर बज़ाहिर बहुत महंगे और ब्रांडेड लगते थे। यूँ उसने अपनी माली हालत को बड़ी महारत से छुपा लिया। आई काम से ही उसके घर में मैथ्स की ट्यूशन के लिए बच्चे आते थे जिनकी फ़ीस आराम से इतनी हो जाती कि उसके आने जाने और यूनिवर्सिटी का खर्च निकल आता था। मोबाइल उसने ज़रूरत के मुताबिक छोटा सा रखा हुआ था मगर हादी को एतराज़ था। वो चाहता था वो कोई नया महंगा मोबाइल ले ले जिसमें ढेर सारी एप्लीकेशंस हो ताकि वो आसानी से एक दूसरे को तस्वीर भेज सकें। वो इसकी फरमाइश पर थोड़ा घबरा गई। फिर उसने बड़े आराम से ये कहकर बात बदल दी, उसके घर कोई ला के देने वाला नहीं, भाई बहुत छोटा था, अब्बा को इन चीज़ों की अलिफ बे भी पता नहीं और वह खुद मार्केट कभी नहीं गई, ख़ास तौर पर मोबाइल मार्केट। अपने तौर पर उसने हादी को मुतमिन कर दिया मगर वो मुतमिन नहीं हुआ था। वो इससे आगाह न थी। गर्ज ये कि हर चीज़ मामूल के मुताबिक पुरसुकून और हमार चल रही थी। जब इस नदी में पहला कंकर गिरा उसने बेताबी से मैसेज लिखा और फ़ोन से भेजा मगर वहाँ रीसेंड आ रहा था। उसे धचका सा लगा। एक खदशे ने उसके अंदर सर उठाया। उसने फ़ौरन क्रेडिट चेक किया, वो ज़ीरो पे था। उसे यकीन नहीं आया अभी कल उसने एक कार्ड डलवाया था जो कि आज ख़त्म हो चुका था। उसने वक्त देखा रात के 10:15। वो मायूसी से बिस्तर पर गिर गई। वो अब क्या करे। फ़ोन की स्क्रीन पर अब मज़ीद 2 नए पैगामात चमक रहे थे। वो मायूसी से पैगामात खोने लगी। मेरी ज़िंदगी, अब्दुल हादी की मोहब्बत फूट रही थी, मेरी नूर। वो बेताब था। उसने बेसाख्ता सेल फ़ोन को झपट कर दिल से लगा लिया। उसकी आंखों में नमी उतर रही थी। उसका महबूब उसे पुकार रहा था और वो कैसी बदकिस्मत थी कि उसकी पुकार पर लब्बैक कहती हुई न जा सकती थी। उसने बेसाख्ता ज़ेरे लब अल्लाह की मदद तलब की। वो किस कदर बेबस थी। मेरी जान किधर हो। एक नया पैगाम चमक रहा था। उसके लब लरसने लगे। शिद्दत जज्बात से वो सिसक उठी। इस वक्त फ़ोन पर अब्दुल हादी की कॉल आने लगी। वो खुशी से निहाल सी होगी और दूसरी पल पर ही उसकी कॉल पिक कर ली। नूर। वो परेशान सा लगा। सॉरी हादी, आई एम वेरी सॉरी। वो लब को जलती आंखें पूछने लगी। वाई आर यू सॉरी, व्हाट हैपेंड। वो हैरान हुआ। मेरी वजह से तुम परेशान होगे ना। हाँ, तुम जवाब नहीं दे रही थी ना तो मैं परेशान हो गया, फिर सोचा कॉल करता हूँ। शायद सो गई हो। वो नरमी से वजाहत दे रहा था। मैं रिप्लाई लिख रही थी मगर मेरा क्रेडिट ख़त्म हो गया। उसने इंतहाई शर्मिंदगी से उसे बताया। कोई बात नहीं, हम फ़ोन पर ही बात कर लेते हैं, उसने इत्मीनान से कहा। नूर के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वो एक सरशार खुशी में भीगती फ़ोन थामे वहीं दराज हो गई। रात कतरा कतरा गुजरती जा रही थी। उसकी रगों में नशा भरता जा रहा था। उसकी आवाज़, उसकी बातें, उसकी हंसी वो खुशबू के सफ़र में थी। वक्त का बहाव बहता जा रहा था और वो तब चौंकी जब 3.5 घंटे बाद फ़ोन बंद हुआ। फ़ोन पकड़े पकड़े उसका बाजू अकड़ चुका था। उसकी आंखें बंद हुईं तो इनमें अब्दुल हादी की दिलकश और मनमोहनी सूरत थी। अगली सुबह यूनिवर्सिटी जाते हुए रास्ते में उसने सेल चेक किया तो उसमें अच्छा खासा क्रेडिट था। वो हैरान हुई। उसने फ़ौरन हादी को मैसेज किया। पता नहीं किसने मुझे क्रेडिट भेजा है। उसके सवाल में मासूमियत और आंखों में शरारत थी। उसका फौरी जवाब भी पैगाम पहुंचा। इतने चाहने वाले हैं आपके, किसी ने करवा दिया होगा। वो तंग कर रहा था। क्या मतलब। उसने मुंह बनाया। सच ही कह रहा हूँ। वो शरीर हुआ। भला कौन। वो तजस्सुस से बोली। सेल उसके हाथ में था और वो यूनिवर्सिटी की राहदारी में तेज़ तेज़ चल रही थी। आपका शहजादा, आपका सुल्तान, आपकी ज़िंदगी, आपकी जान, आपकी सांस और आपका अब्दुल हादी, वो मोहब्बत से कह रहा था। नूर सबा को झटका सा लगा। उसे रुकना पड़ा। वो सारे खूबसूरत अल्फाज जिनसे वो उसे पुकारती थी वो उन्हीं का हवाला दे रहा था। उसके खूबसूरत लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई और आंखों की चमक पहले से कई गुना बढ़ गई। अपने डिपार्टमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसने सामने देखा। वो धूप में खड़ा था, नज़रें सेल पर जमाए। उसने बस यूं ही नज़र उठाई कि धूप की चमक सीधी उसकी आंखों में पड़ी थी। नूर सबा का दिल थम सा गया। धूप और रोशनी से वो 2 बूढ़े कांच मजीद चमक उठे। उसे अगला कदम उठाना दुश्वार हो गया। उसका सेल वाइब्रेट कर रहा था। उसने बेख्याली में सेल देखा। वहाँ एक नया पैगाम चमक रहा था। इतने चाहने वाले हैं, कोई भी हो सकता है। उसने पढ़ते हुए अब्दुल हादी को देखा जो कि मैसेज सेंड करने के बाद खफीफ सा मुस्कुरा रहा था, जैसे खुद ही अपनी बात का लुत्फ दे रहा हो। नूर सबा कोई जवाब दिए बगैर उसके करीब आ गई। वो एकदम चौंका। नूर। वो मुस्कुराया। हुक्म। नूर सबा ने हल्का सा सर खम किया। अब्दुल हादी के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी होगी। कैसी हो। उसने नरमी से कहते हुए सेल अपनी जीन्स की पॉकेट में ठोंसा और अपनी आस्तीनें फोल्ड करने लगा। वो दोनों चलते हुए अब लॉन की तरफ बढ़ रहे थे। बहुत दफ़ा हमें एहसास नहीं होता कि जाने अनजाने में हम अपने आप को ज़िंदगी के इस गर्दाब में फंसा लेते हैं जहाँ से वापसी नामुमकिन हो जाती है। नूर सबा आइडियलिस्ट थी। उसकी ज़िंदगी ख्वाब बनते गुजरी थी। उसने ख्वाबों की ताबीर की हमेशा ख्वाहिश की थी। ताबीर यूं मुजस्सम उसके सामने आएगी उसने कभी सोचा न था। भला मोहब्बत करने वाले एक दिल के सिवा उसे क्या ताबीर चाहिए थी। उसके लिए अब्दुल हादी काफ़ी था।
اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ انسان کے لیے صرف اللہ کافی ہے اور انسان بڑا ہی خود غرضہ اور ناشکرا ہے تم نے کبھی میری بات اگنور نہیں کی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر تم موبائل کیوں نہیں بدل رہی؟ وہ خفا سا بول رہا تھا۔ نور کے اندر چھن سے کوئی چیز ٹوٹی۔ وہ دونوں اس وقت لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ارد گرد اسٹوڈنٹس کا رش اب قدرے کم ہو چکا تھا۔ اس سیمسٹر کے مڈ ایگزامز شروع ہو رہے تھے، اس لیے آج کل وہ عام طور پر لائبریری میں پائے جاتے تھے۔ اس وقت بھی وہ دونوں باتیں کرنے میں مصروف تھے جب ہادی کو پھر سے اس کا موبائل یاد آ گیا۔ نور نے اس کی بات سن کر وہی کمزور سی وضاحت دوبارہ دینے کی کوشش کی، مگر آج ہادی نے اس کی بات قطع کر دی۔ اٹس ناٹ اے بگ ایشو، میں لا دیتا ہوں موبائل، یہ تو پرابلم ابھی سولو ہو گیا۔ وہ اطمینان سے بولا۔ نور کا رنگ بدلا۔ مگر ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، نور نے گھبرا کر کہنا چاہا، مگر ہادی نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی۔ ایکسکیوز می، پیسوں کی بات کون کر رہا ہے؟ اس کے بوڑھے کانچ استجابیہ انداز میں اسے گھور رہے تھے۔ وہ کچھ مزید کنفیوز ہوگی۔ میرا مطلب یہ تھا کہ اس نے گڑبڑا کے وضاحت دینے کی کوشش کی، مگر ناکام ہو گئی۔ پلیز یار، میرا موڈ مت خراب کرو، تمہارے اور میرے پیسے الگ الگ ہیں کیا؟ فرق کیوں کر رہی ہو؟ وہ برا مان گیا۔ وہ کچھ مزید اضطراب میں مبتلا ہو گئی۔ ایسا کب کہا میں نے ہادی؟ غلط مت سمجھو مجھے۔ اس نے اپنا نچلا لب کچلتے ہوئے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ہادی کے چہرے کے تاثرات یک بیک بدل گئے۔ اس نے مضبوطی سے نور کا ہاتھ تھام لیا۔ نرم جلد، نازک سی انگلیاں، اس کے رگوں پے میں بڑکی رو دوڑ گئی تھی۔ بس تو پھر ڈن ہو گیا، میں اپنی شہزادی کے لیے اپنی پسند سے سیل فون لے کر آؤں گا، وہ نرمی سے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نور صبا کے گال دہک اٹھے۔ یہ احساس، یہ لمس کتنا جان فزا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سا اضطراب اتر آیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یہ ہاتھ مضبوطی سے تھام لے، سینے سے لگا لے۔ اس نے بمشکل خود پر قابو پایا، ورنہ دل دھڑکنے کے انداز سے ہی اسے لگ رہا تھا کہ آج تو اس کے گالوں پر لازماً سرخ پینٹ بھر چکا ہوگا۔ عبدالہادی اس کے اندر کی کشمکش سے بے خبر اب کوئی اور بات شروع کر چکا تھا۔ اگلے دن وہ اس کے لیے سیل فون لے آیا۔ نور صبا کو جیسے یقین ہی نہ آیا تھا۔ اس کی آنکھیں جگمگ کرتی تھیں اور اس لیے وہ بہت ایکسائٹمنٹ میں لان میں بیٹھے تھے۔ عبدالہادی اسے موبائل کا سسٹم سمجھا رہا تھا اور اس سے کچھ فاصلے پر وہ موجود تھا۔ اس کی گہری نظر ان دونوں پر تھی۔ اس کی ساکن پتلیوں کے پیچھے ایک آگ تھی، گہری اور نیلی آگ۔ یونیورسٹی میں اسپرنگ فیسٹیول تھا اور ادبی سوسائٹیز پوری طرح اس کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ وہ سب اس میں حصہ لے رہے تھے سوائے عبدالہادی کے، جسے نور نے خود منع کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا وہ سب چاہتے ہیں میں ماڈلنگ کروں۔ عبدالہادی خط لیتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ نور نے ہاتھ میں پکڑا کافی کا کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ مگر میں نہیں چاہتی، اس کا لہجہ مدھم تھا، اس میں اضطراب کی کیفیت تھی۔ وہ چونکا۔ مگر کیوں؟ مجھے اچھا نہیں لگے گا، تم اسٹیج پر جاؤ اور سب تمہیں دیکھیں، وہ ناک سکوڑ کر بولی۔ عبدالہادی کا کہا بے اختیار تھا۔ آئی کانٹ بلیو نور، ادھر بھی تو سب دیکھتے ہیں، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نور اس کی خوبصورت ہنسی کو سنتی رہی، مگر پھر بھی اس کا انداز ضدی تھا۔ اس بار وہ بھی قدرے سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے حامی بھر لی تھی اور پہلی مرتبہ فیضان خان کو دھچکا لگا۔ ایسا کب ہوا تھا کہ عبدالہادی یوں اسٹیج پر جانے سے انکار کرے؟ وہ تو ہمیشہ فوکسڈ رہنا چاہتا تھا۔ اسے پسند تھا وہ ایک پیدائشی ہیرو ہے۔ اسے پتا تھا وہ ایک پیدائشی ہیرو ہے۔ لڑکیاں اس پر اس لیے مرتی تھیں کہ اس میں بناوٹ نہ تھی۔ مگر اب جب اس نے عبدالہادی کو خریدنے کی کوشش کی تو وہ ہنستا رہا اور پھر بولتا تو بس اتنا ہی، ہائی اتھارٹیز نے پرمیشن نہیں دی۔ اس کے انداز میں عجیب سی بے نیازی تھی اور آنکھوں میں چمک۔ وہ مزید کچھ پوچھے بغیر بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ فیضان خان جسے وہ سب لوگ معصوم اور بے خبر سمجھتے تھے، اس راز سے بخوبی آگاہ تھا جسے دونوں چھپائے ہوئے پھرتے تھے۔ عبدالہادی اور نور صبا، وہ دونوں کتنے پاگل تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ بے خبر تھا۔ بھلا عشق بھی کبھی چھپا ہے؟ وہ تو اسی پل ہی جان گیا تھا جب عبدالہادی کی نور صبا پر پڑنے والی نظر میں چمک اتری تھی اور اس کے چہرے کے رنگ کھل اٹھے تھے۔ اس پل جبکہ عبدالہادی خود بھی آگاہ نہ تھا اس جذبے سے جو اس کی آنکھوں سے فیضان نے پا لیا تھا۔ اس بات کو وہ کیوں کر نظر انداز کر دیتا، مگر وہ فی الحال خاموش رہنا چاہتا تھا۔ وہ تب تک عبدالہادی سے کوئی بات ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک وہ خود نہ کرے، اور ہادی تھا کہ منہ سے بھاپ نکالنے کا روادار ہی نہ تھا۔ مگر مد مقابل بھی فیضان تھا، بے حد حوصلے اور برداشت کا مالک۔ بڑے صبر سے انتظار کرتا رہا کہ محبت کا یہ اونٹ کس قدر بیٹھے گا، کیونکہ وہ عبدالہادی کی شخصیت کے اس پہلو سے آگاہ تھا جس سے نور صبا واقف نہ تھی۔ اسپرنگ فیسٹیول پر اس کی ڈریسنگ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ یونیورسٹی کی روایتی لڑکیوں میں سب سے منفرد نظر آ رہی تھی۔ آف وائٹ فراک جس پر سترنگی نگینے لگے تھے اور ساتھ آف وائٹ سکارف تھا، بازو چوڑیوں والے تھے، اس لیے انگلیوں پر صرف ایک رنگ تھی۔ ہاتھ میں آف وائٹ ننھا سا کلچ، وہ تو پرستان کی کوئی بھٹکی ہوئی پڑی لگتی تھی۔ عبدالہادی کا دل اتنا تیز دھڑکا کہ وہ گھنگ سا رہ گیا۔ وہ دلکشی کی تصویر تھی، وہ خوبصورتی کی اخیر تھی، وہ حسن کی عملی تصویر تھی۔ وہ کیا تھی وہ فیصلہ نہ کر پایا۔ کبھی رنگوں سے کھیلو تم، مجھے تصویر کر ڈالو، میں کوئی خواب ہوں شاید، اسے تعبیر کر ڈالو۔ میری سوچیں بھٹکتی ہیں زمانے کے سرائے میں، کبھی ممکن جو ہو تم سے انہیں زنجیر کر ڈالو۔ میری دنیا تم ہی تک ہے، تمہیں کیسے بتاؤں میں۔
मेरा रांझा बनो तुम ही, मुझे भी हीर कर डालो। इस फंक्शन में लड़कों और लड़कियों की सीटिंग अरेंजमेंट्स अलग अलग थीं और इस सारे फंक्शन में वो सिर्फ एक दूसरे को टेक्स्ट करते रहे। वो बेहद बेकरार था। उसने हमेशा नूर को सादा ही देखा था। आज पहली बार वो यूं बन संवर कर आई थी कि उस पर क़यामत ढह गई थी। वो कब बेखबर थी, बखूबी आगाह थी कि उसने अब्दुल हादी को बिस्मिल कर दिया है। वो उसके तरफने का तमाशा देख रही थी। वो टेक्स्ट पर अपनी बेताबी का बलहाना इजहार कर रहा था। ऐसे लफ्ज़ जो अपनी हम से बाहर थे, बेबाक इजहार और बहाना लपक। वो कान की रो तक सुर्ख पड़ गई थी, मगर उसे बुरा नहीं लगा था, हालांकि उसे बुरा लगना चाहिए था। फंक्शन के इख्तितामी हिस्से में उसे अब्दुल हादी का टेक्स्ट आया। वो उसे बाहर आने का कह रहा था। वो तेज़ी से क्लच पकड़ती बाहर निकली। पार्किंग एरिया में उसे तलाश करते हुए यकलफ्त किसी से टकराई और बुरी तरह डर गई। उसने नीम तारीकी में मुड़कर देखा तो वो फैज़ान था। ब्लैक टू पीस में, शायद ज़िंदगी में पहली बार, अपने माथे पर बिखरे बालों को जल्द से पीछे किए उसकी स्याह आंखों की सुर्खी इस पल कुछ मज़ीद गहरी हो गई थी। आप यहाँ खैरियत तो है? वो बड़े गैर महसूस अंदाज में सख्त लहजे में पूछ रहा था। नूर के चेहरे का रंग बदला। वो हादी, उसने कहते हुए इधर उधर देखा। पार्किंग में एक जामद खामोशी थी। दूर खड़े दरख्त साकित थे और उनके पत्ते यूं झुके झुके से थे जैसे कि कई नादीदा राजों के बोझ से झुके जाते हों। हादी मतलब? वो फौरन बोला। उसकी आंखों में हैरत की हल्की सी लहर भी न थी। मुझे इससे काम था। इस बार वो कदरे संभल कर बोली। फैज़ान के माथे पर एक गहरी शिकन आ गई। वो अब हाथ में पकड़े सेल को देखने लगी जिस पर कोई मजीद टैक्स न था। आज तो फंक्शन है, कल करवा लीजिएगा काम। उसका अंदाज हनूस थर था। वो झुलाकर जवाब दिए बगैर पलटी और फिर इसे वो दूर से आता नजर आ गया। मगर बहुत अजीब हुआ। उसने नूर और फैज़ान को एक साथ खड़े देख लिया था और वो उनकी तरफ आने की बजाय दूसरी तरफ पलट गया। उसे अब्दुल हादी के इसके कदम की समझ नहीं आई थी, मगर वो झुंझलाकर आगे बढ़ गई। वापसी रात 8 बजे के बाद थी और इस वक्त उसे घर छोड़ने वाला कोई न था सवाए अब्दुल हादी के। उसने अपना तमाम तर गुस्सा और नाराज़गी एक तरफ रखते हुए उसे टेक्स्ट किया। जवाबन वो फौरी तौर पर उसे वहीं रुकने का कहकर खुद गायब हो गया और ठीक 10 मिनट बाद उसका टेक्स्ट आया कि वो गेट पर उसका इंतज़ार कर रहा है। वो फ़ौरन आए। इस बार उसने सेकंड में अमल किया था क्योंकि इस वक्त वो उसके मूड की मुतहम्मल न हो सकती थी। जब वो उसकी गाड़ी के करीब पहुंची तो दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था। उसके बैठते ही उसने गाड़ी तेज़ी से मोड़ी थी। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूबी हुई थी और यूनिवर्सिटी के पिछले ले जाकर उसने गाड़ी रोक दी। अंदरूनी रोशनी जलाई। नूरुसबा का चेहरा किसी जुगनू की मानी चपका और अब्दुल हादी की आंखें चुंधी आ गई। वो दोनों यकटक एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसका वह हाथ वालहाना बेताबी से नूर के हाथ की तरफ बढ़ा और उसने नूर के नरम हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम ली। वक्त थम सा गया। बहुत दूर के ही यूनियन के हॉल से उठते गीत की मध्यम सी आवाज़ आ रही थी और तारीकी में इस पल वो हद पार हो गई जिसके पार सिर्फ तबाही थी। हलाल और हराम की वह मामूली से लकीर जिसमें सिर्फ नशा था, लज्जत थी, सुरूर था, मगर ये सब जज्बे किस कदर वक्ती थे। बाकी रह जाने वाली तो सिर्फ एक ही चीज़ थी, दायमी लज्जत। उसने नूरुसबा के हाथ बड़ी मजबूती से अपने हाथों में लेकर बेतहाशा चूमे थे और उसका रंग कैसे लालियाँ छिलका रहा था। मजीद की तलब और बेताबी हद से सवा थी, मगर चूँकि आगाज़ था इसलिए झिझक दोनों तरफ बराबर कायम थी। वाकई ही आगाज़ था, बर्बादी का नुक्ता आगाज़। बुराई आगाज़ में बहुत बेज़रर और मामूली नज़र आती है, किसी दिलकश जाल की तरह जो बज़ाहिर बड़ा सतरंगी नज़र आता है, मगर जब ये किसी पाकीज़ा नफ्स को भटका कर अपने बज़ाहिर खूबसूरत रंगों में जकड़ लेता है तो इसके आगे हथियार डालना नागुज़ीर हो जाता है और इसकी जकड़न से निकलना बेहद मुश्किल होता है। की स्याही हर सू फैल चुकी थी। इस स्याही को मुकम्मल तौर पर फरामोश किए एक दूसरे के साथ टेक्स्ट पर बात कर रहे थे। बेकरारी, बेचैनी और बेकली थी कि बढ़ती जाती थी। वो बार बार अपने हाथों को देखती थी जिन पर अब्दुल हादी का लम्स अभी भी जिंदा था और उसके लबों पर मौजूद मुस्कुराहट होती जाती थी। उसकी आंखों में नशा भरता जाता था। इस लम्स की लज्जत नाकाबिले बयान थी क्योंकि ये एक नामहरम का लम्स था जिसमें बुराई और गुनाह की आमेज़िश थी और बुराई में तो हमेशा जी नफ्स कशिश महसूस करते हैं। वो कली लम्हा लम्हा खिल रही थी। उसे पता ही नहीं चला कब सुबह के 5 बजे। वो तब चौंकी जब उसके मोबाइल ने बैटरी लो का साइन दिया और वो नहीं जानती थी, मगर एक अजीब भाव था जिसमें वो दोनों बहते चले जा रहे थे। दोनों ही इसके अंजाम से नावाकिफ़ थे और जब वो यूनिवर्सिटी में मिले तो एक दूसरे से नज़र न मिला पा रहे थे। न जाने इतनी शर्म क्यों आ रही थी। नूर के गालों की लाली छुपाई न छुपती थी और अब्दुल हादी वो तो हवाओं में था। वो आज मुसलसल नूर को देख रहा था। उसका दिल ही न भरता था। दिल भरता भी कैसे, वो इतनी खूबसूरत अर्ज से पहले कभी ना लगी थी। आज एक ही रात में वो कौन सा जाम पी कर आई थी। वो सोचने पर मजबूर था। दिल था कि पंछी की मानिंद उड़ान भरता उसकी सिमत लपकता था। वो आंखें बंद किए उस जिद्दी दिल की मानता चला गया और इसी शब्द फैज़ान के साथ बैठे वो बहुत खोया सा था और फैज़ान उसे बावर करा रहा था कि वो बदल गया है। अब वो लंच के लिए उन सब के साथ बाहर नहीं जाता। अब वो अपना लंच लॉन में नूर के साथ करता था। फैज़ान ने उसे कई बार देखा था मगर कभी उसे जिताया नहीं था।
और अब गुजरे कुछ दिन से अब्दुल हादी का अजीब तरह से बदला रवैया उसे उलझन में मुब्तला कर गया था। वो मनमोहना सा लड़का पहले जैसा नहीं रहा था, वो बदल गया था और फैज़ ही इस राज से वाकिफ था कि उसके दोस्त की तब्दीली के पीछे वो रोशन चेहरे वाली लड़की नूरुस्सबा थी। मगर उसे तब्दीली पसंद नहीं थी। हाँ, उसे तब्दीली बिल्कुल पसंद नहीं थी, न लोगों में, न दोस्तों में, न रवैयों में और ना ही रिश्तों में। वो चीज़ों को एक जैसा और दायमी देखना चाहता था, जबकि हकीकत तो ये है कि तब्दीली कायनात का असूल है। अच्छी और बुरी दोनों तरह से ही ये तब्दीली इंसान की ज़िंदगी को बेहतरी या बदतरी की तरफ ले जाती है। उसे लगा था अगर उस रात नूरुस्सबा को वहाँ से ना भेजता तो शायद कुछ गलत हो जाता, मगर वो सिर्फ एक चीज़ से वाकिफ न था कि वो गलत हो चुका था। मुझे नींद नहीं आती, अब मुझे तुम बहुत याद आती हो नूर। मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें अपने पास रखूं। वो बोझल अंदाज में बोल रहा था। नूर ने लब कुचलते हुए ये लफ्ज़ सुने और फिर जब्त का बंधन टूटा। उसकी सिसकियाँ बेख्तियार हो गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझसे अब दूर नहीं रहा जाता, ये दर्द नहीं सहा जाता, मुझे अपने पास ले जाओ ना। वो बेबसी से चूर थी। अब्दुल हादी बेकरार हो गया। भला उसे यूँ रोते हुए कब देख सकता था? वो तो उसकी जान थी। नूर मेरी जान, रो मत, मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ, महसूस करो ना। उसके अंदाज में तड़प थी। वो कुछ और शिद्दत से रोने लगी। पता नहीं ये कैसा रास्ता था, कितना मुश्किल और दर्दनाक था। वो इस कदर थक गई थी कि सारी रात उससे बात करने के बावजूद सुकून नहीं मिलता था। सुकून पता नहीं कहाँ खो गया था। न नमाज पढ़ने को दिल करता, ना ही तिलावत में तवज्जो टिकती। उधर कहीं ये एहसास गहरा था कि ये रास्ता गलत है। ज़मीर शायद कभी जिंदा था, मगर अब वो अगर जागता भी तो वो नज़रें फेर लेती। उनकी गुफ्तगू टैक्स पर हर हाथ पार कर चुकी थी। वो बहुत आम अंदाज में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते थे। शुरू शुरू में एक बार दोनों को शर्मिंदगी हुई, जो कि बाद में ढिठाई में बदल गई। उनके नज़दीक ये मोहब्बत थी। अब तो एक ज़रा बराबर एहसास भी बाकी न रहा था। अब्दुल हादी ने उस पर अनायात का ढेर लगा दिया। डिज़ाइनर कुर्ते, परफ्यूम्स, घड़ियाँ और वो न्यू मोबाइल भी तो शामिल था इसमें, जिसमें से कभी उसने बैलेंस ही ना ख़त्म होने दिया था। और वही नूह जो बैग में पराठा रोल लेकर, जिसमें आमलेट और चीज़ की फिलिंग होती थी, जिसे वो पेपर में लपेट कर आराम से कहीं भी बैठकर खा लिया करती थी, अब वो इस कर्ज से भी आज़ाद हो गई थी। अब लंच उसे हादी के साथ करना होता था और जाहिर है उसकी पेमेंट भी वो खुद करता था। और यूँ दर हकीकत में वो उसके लिए पागल हो चुकी थी और उसे लगता था वो बिल्कुल ठीक थी। भला कौन करता है आजकल किसी पर इतनी मेहरबानियाँ? सिर्फ वही जो मोहब्बत करता है। अब्दुल हादी उसके लिए पागल था, उसका दीवाना उस पर जान छिड़कता था। उसका बस चलता तो कायनात उसके लिए ख़रीद लाता। उसे नूर के सिवा कुछ नज़र ही ना आता था। और जब वो अब्दुल हादी को खुद पर इतना मेहरबान पाती तो लगता हर ख्वाब सच का रूप धार कर सामने आ गया हो और वो और भी उसके पीछे दीवानी होती जाती थी। उसे लगता था कि भला अब मज़ीद किस चीज़ की जुस्तजू बाकी रह गई है। सब कुछ तो मिल गया था। सेमेस्टर का मिड आया तो वो दोनों जैसे होश में आ गए। अब मोहब्बत भरे टेक्स्ट के साथ साथ स्टडीज़ की बात भी करना पड़ती थी। दिल तो ना करता, मगर मजबूरी थी। और एक दिन यूँ हुआ कि वो रात बात ना कर पाई। शदीद सर दर्द की वजह से वो सो गई। जब अगली सुबह जागी तो अब्दुल हादी की 21 मिस कॉल्स और 41 मैसेजेस देखकर उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। उसने लरसती उंगलियों से इसे जवाबी पैगाम लिखने की कोशिश की, मगर जज्बात का गलबा इस कदर था कि उसके आंसू निकल आए और वो कुछ भी टाइप न कर सकी। वो क्या करती? किस कदर बड़ा जुल्म हुआ था उससे। कोई उससे पूछता। वो रात सो गई, मगर सो कैसे गई उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। दिल चाहा अपना सर दीवार से दे मारे। पता नहीं क्या हो गया था उसे। भला हादी क्या सोचता होगा कि वो कितनी बदतमीज़ और एहसान फरामोश थी। इतनी लापरवाही पर पता नहीं वो इसे माफ़ भी करता है या नहीं। उसने कोई 87 मैसेजेस सॉरी के लिख के उसे भेजे। जवाबन सिर्फ एक रिप्लाई आया था, ओके, जो कि उसे जलाकर रख गया। वो जान गई कि वो उससे सख्त नाराज़ था और उसे लगा उसकी रूह तड़पने लगी हो। उसने जल्दी जल्दी यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी शुरू कर दी। बिना नाश्ता किए जब वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो अब्दुल हादी कहीं नहीं था। क्लास बंक करके वो अपनी और उसके पसंदीदा बेंच पर आ बैठी। उसे पता था वो कहीं भी हुआ इधर ज़रूर आएगा। मौसम में हल्की सी खुनकी थी और उसे यूँ धूप में बैठना अच्छा महसूस हो रहा था। वो मुसलसल इधर उधर देख रही थी। उसकी आंखें अब्दुल हादी को तलाश कर रही थीं। और फिर वो उसे कुछ देर बाद नज़र आ गया। ब्लैक जीन्स और रेड अपर में वो वाकई देखने की चीज़ लग रहा था। उसकी नज़र नूर पर पड़ी तो वो चौंका और फिर तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। उसने देखा नूर की आंखें सूजी हुई थी और चेहरा उतरा हुआ था। वो वहीं बैठी नज़रें झुकाए अपने पैरों को देखती रही। वो उसके पास बैठ गया। कैसी हो? उसका अंदाज सादा सा था। ठीक। वो अपनी आंखों पे हैरान थी जो फिर से बहने को तैयार थी। ये चेहरे को क्या हुआ? वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था और बस नूर के आंसू बेख्तियार बहते हुए उसके गालों से फिसले और उसके जब्त का मजाक उड़ाते हुए उसकी गोद में रखे हाथों पर जा गिरे। वो देख चुका था और शायद मज़ीद जब्त करना उसके लिए भी मुमकिन न रहा। वो आगे बढ़ा, उसका हाथ थाम लिया, फिर उसका झुका हुआ चेहरा उठाया जो कि आंसुओं से तर था। वो तड़प ही तो उठा,
धीरे से उसका हाथ दबाकर उसे उठने का इशारा किया। वो बिना कुछ बोले उसके पीछे चलती गई, किसी तनवीमी अमल के मामूल की तरह। उसका रुख गाड़ी की तरफ था। उस रोज़ वो उसे शहर से बहुत दूर ले गया, बहुत खुली जगह पर जहाँ बहुत से दरख्त और सब्ज़ा था। वो दोनों गाड़ी में ही बैठे रहे। वो उसे अपने हाथों से कॉफ़ी पिला रहा था और उसका सर उसने अपने कंधे पर रखा हुआ था। दाएं हाथ से कॉफ़ी का डिस्पोजेबल ग्लास उसके लबों से लगाते हुए बाएं हाथ से बाल से हिला रहा था। नूर सबा की आंखें बंद थी और उसका हाथ अब्दुल हादी के सीने के गिर्द लिपटा हुआ था। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। वो दोनों कोई बात नहीं कर रहे थे और जब उसने कॉफ़ी ख़त्म कर ली तो उसने नूर का हाथ थाम लिया। नूर ने नज़रें उठाकर उसकी आंखों में देखा जहाँ तलब वाजिया थी, और उसने खामोशी से सर झुका दिया। वो भी एग्ज़ाम से पहले एक दिन बोर थी जब अब्दुल हादी ने उसे व्हाट्सएप देखने का मैसेज किया। वो तेज़ी से नेट ऑन करती व्हाट्सएप खोलने लगी, मगर उसे धचका लगा। वो उसकी और अब्दुल हादी की तस्वीर थी। ये कब ली गई थी वो आगाह न थी। हूबहू वही अंदाज, दोनों एक साथ गाड़ी में बैठे थे। उसका चेहरा अब्दुल हादी के कंधे पर था और उस अगली चीज़ ने उसे थरा कर रख दिया। अब्दुल हादी के होंठ उसकी पेशानी पर थे और उन दोनों की आंखें बंद थी। उसे यकीन नहीं आया भला ये तस्वीर कब बनाई थी उसने, कि उसे पता ही ना चला। वो जब तक मोबाइल स्क्रीन को देखे जा रही थी जब अब्दुल हादी का पैगाम चमका। कैसा लगा सरप्राइज़? वो चहका। बहुत अच्छा, मगर ये कब ली? वो उलझन दूर करना चाहती थी। उसी वक्त ली थी। कैमरा साउंड बंद करके वो मज़े से बता रहा था और नूर के हाथ पैर सनसना उठे। उसे वाकई पता नहीं चला था कि उसने कब ली थी ये तस्वीर, और उसे 3 माह 11 दिन के इस रिलेशनशिप में पहली बार डर लगा। अजीब सा डर, अगर ये तस्वीर कोई और देख लेता तो। और इस बात का कभी इम्कान था क्योंकि उसे याद था कि एक बार यूं ही फैज़ान ने अब्दुल हादी का फ़ोन देख लिया था और नूर का मैसेज भी ओपन हो गया था। और अगर दोबारा भी फैज़ान देख लेता तो। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी हथेलियाँ पसीने में भीग रही थी। वो खुश नहीं हो पाई थी। खुश होना मुमकिन भी न था। किसी के इस तस्वीर को देख लेने का खौफ ज़्यादा भारी था। दोनों इंसान बज़ाहिर नामहरम और अजनबी थे और उनकी गुर्बत किसी हाल में भी जायज़ न थी, मगर अभी भी उसे सही गलत की बजाय इस बात की ज़्यादा फिक्र थी कहीं वो किसी की नज़र में ना आ जाए। उसे अब्दुल हादी की तस्वीर बनाने पर कोई एतराज़ नहीं हुआ था, हालांकि एतराज़ होना चाहिए था। वो वाकई एक अंधी मोहब्बत का शिकार हो चुकी थी, और अंधी मोहब्बत बंद गली की तरह होती है जिसके आगे कोई रास्ता नहीं होता और वापसी के रास्ते इंसान खुद बंद कर लेता है। पेपर्स के बाद उनका टूर जा रहा था। वनडे टूर था और इस्लामाबाद के तारीखी मकामात देखने थे। सब एक्साइटेड थे, मगर नूर को बड़ी अच्छी तरह पता था कि उसे परमिशन नहीं मिलेगी। इसलिए जब हादी ने उससे टूर का कहा तो उसने दबे दबे लफ्ज़ों से उसे माँ का इनकार सुना दिया। जवाबन वो हंस पड़ा, एक हल्की सी तंज़िया हंसी। नूर को कुछ अजीब लगा, मगर वो खामोश रही। वो उल्टा हैरान होकर उससे पूछने लग गया कि भला उसे इजाज़त की ज़रूरत कब थी। उसका अंदाज़ नूर को कुछ मज़ीद चुभा, मगर वो खामोश रही। फिर मौजू बदलने की नाकाम कोशिश करने लगी। टूर जाने में अभी 4 दिन थे जब अब्दुल हादी ने उसे बताया कि वो उसके लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर रहा है, और वो धीमे से मुस्कुरा दी। उसे अंदाज़ा था कि ये भी कोई गिफ्ट होगा, क्योंकि अब्दुल हादी हमेशा इसी तरह सरप्राइज़ गिफ्ट दिया करता था। अगले दिन वो ख़ास तौर पर वही स्याह फ्रॉक पहन के गई जो अब्दुल हादी को बहुत पसंद आई थी। गले में सुर्ख शिफॉन का दुपट्टा डाले, सर को एक स्याह स्कार्फ से ढांपे, वो आज बदली बदली सी लग रही थी, इसलिए भी कि उसकी सदा की खाली आंखों में आज काजल की गहरी लकीर थी। अब्दुल हादी ने जब उसे देखा तो चंद लम्हे उसकी नज़र हट ही ना सकी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका दिल चाहा वो उसे उड़ा के कहीं दूर ले जाए। मेरा दिल चाह रहा है मैं तुम्हें कहीं छुपा दूँ। वह सख्त बेताब था। क्लास के दौरान उसे टेक्स्ट कर रहा था। नूर ने सर झुकाकर मुस्कुराहट दबाई। ये आखिरी क्लास थी, इसके बाद यकीनन उसे उसका सरप्राइज़ मिल जाता। कुछ देर बाद सर ने लेक्चर ख़त्म किया और आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स बाहर निकलने लगे। अब्दुल हादी ने उससे कहा था वो बाहर मत जाए, इधर ही रुके, इसलिए वो बज़ाहिर खुद को मसरूफ़ ज़ाहिर करती किताबें समेटती रही, यहाँ तक कि सब बाहर निकल गए। कुछ देर बाद वो कमरा खाली हो चुका था। नूर ने इधर उधर देखा। उसे ये कमरा बहुत बुरा लगता था। पता नहीं क्यों उसे यहाँ अजीब सा खौफ आता था। शायद इसलिए कि उसमें कोई खिड़की न थी और इसके एक कोने में दीवारों पर अजीब से खाके बने हुए थे, मीठे मीठे से। अब्दुल हादी ने एक बार उसे बताया था कि यूनिवर्सिटी के किसी फंक्शन में उसे भूत बंगला बनाया गया था और कहने वाले कहते थे कि लोग वाकई यहाँ डर गए थे। अजीब पुरअसरार सा कमरा था, इसलिए वो वाकई इधर ज़्यादा देर बैठना पसंद नहीं करती थी, मगर आज तो बैठना मजबूरी थी। और दूसरी बात ये भी थी कि उनका आखिरी लेक्चर इधर ही होता था, इसलिए भी वो इधर ही रुक सकते थे। उसने ख्यालात को एक तरफ झटक कर दरवाजे को देखा जहाँ अब्दुल हादी किसी से बात कर रहा था। फिर वो दूसरा लड़का वहाँ से चला गया। अब वो उसकी तरफ आ रहा था। नूर के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वो जालिम आज क़यामत ढा रहा था। ब्लू जीन्स और लाइट पर्पल शर्ट में उसके भूरे कांच चमक रहे थे। अब वो दोनों तन्हा थे। नूर ने इत्मीनान का सांस लिया। अब वो बेताबी से उसे सरप्राइज़ का इंतज़ार कर रही थी, मगर उसे अब्दुल हादी के हाथों में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उसे हैरत हुई, भला उसका सरप्राइज़ कहाँ था। वो उसके करीब आया तो चंद लम्हे
दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। नूर के लबों पर मुस्कुराहट थी और अब्दुल हादी की आंखों की चमक बढ़ती जाती थी। पता है मेरा दिल क्या कर रहा है, वो धीमे लहजे में बोला। नूर ने नज़र उठाकर उसे देखा। क्या? उसके लब हल्के से हिले। मेरा दिल कर रहा है तुम्हें मैं दुनिया से चुरा कर ले जाऊं। उसकी आंखों तो चिराग थे जिन्होंने उसे पलनोर के गालों के नीचे शमें जला दी थी। उसके गाल सुर्ख पड़ने लगे। जिन्होंने उस पल नूर के गालों के नीचे शमें जला दी थी, उसके गाल सुर्ख पड़ने लगे। इतनी खूबसूरत लगोगी तो कोई खुद को क्यों कर बचा पाएगा? कोई कितना काबू कर सकेगा अपने नातवा दिल को? तुम तो बेरहम हसीना हो, कतई रहम नहीं करती। कैसे खंजर से वार करती जाती हो, और इस दिल को देखो कैसे लहूलुहान हुआ पड़ा है। रगे जान में एक हशर बर्पा कर देती हो। बोलो कैसे संभालूं खुद को? वो उसे गहरी बेकरार और बेताब नजरों से देखता उसके शानों पर हाथ रख रहा था। नूर ने घबराकर दरवाजे को देखा जो कि खुला हुआ था। वो एक पल में उसका मुद्दा जान गया। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। ये मजबूत लकड़ी का काफ़ी भारी दरवाज़ा था जिसे चिटकनी से बंद किया जाता था, और अब्दुल हादी ने एक पल में ही वो चिटकनी चढ़ा दी। दरवाज़ा बंद करना बहुत अजीब अमल है। ये राजदारी को जन्म देता है और एक पुरअसरार एहसास पैदा करता है। इसे एहसास नहीं था कि उसने एक दरवाज़ा बंद करके अपने लिए क्या कुछ बंद कर दिया था। उस बंद दरवाजे ने उसकी शोहरत, किरदार और नाम के आगे एक सवालिया निशान लगा दिया था। और नूरुसबा, नूरुसबा बेखबर रूह नहीं जानती थी कि उसने अपनी लाइल्मी में अब्दुल हादी से क्या करवाया था। वो उसका डरा हुआ अंदाज, उसकी झुकी गिरी पलकें, जिनको गुरेजा अंदाज देखकर अब्दुल हादी ने वो दरवाज़ा बंद किया था, वो उसकी नज़र हमेशा झुका देने वाला था। उस बंद दरवाजे ने उसके नसीब की खुशबख्ती के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। वो दरवाज़ा बंद करके उसकी तरफ आया, 2 चेयर सीधी की और उसे एक पर बिठा दिया। वो कन्फ्यूज से उसे देखे जा रही थी, जो कि अब धीमा सा मुस्कुरा रहा था। उसकी तरफ देखते हुए अब्दुल हादी ने अपनी दाएं पॉकेट में हाथ डाला और एक छोटी सी डिबिया निकाल ली। नूर को यकीन नहीं आया। अब वो एक घुटना ज़मीन पर टिकाए, दूसरा खड़ा किए, उसके सामने हाथ फैलाए। उसका दीवाना उसका मुंतज़िर था। नूर बेसाख्ता खिलखिला उठी। उसने डिबिया खोली। वहाँ वो चीज़ थी जिसकी उसने अब्दुल हादी से सबसे ज़्यादा ख्वाहिश की थी। एक खूबसूरत रिंग, सादा सी गोल्ड की रिंग, जिसके अंदर एक खुद सुर्ख नगीना जो कि चमक रहा था, और उसकी चमक से नूर की आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। वो सुर्ख रंग उसके दिल जैसा था। वो बेइंतहा खुश थी। अब्दुल हादी ने रिंग डिबिया से निकाल ली और फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसका हाथ थामना चाहा। उसने बिला झिझक अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया और इससे कबल के वो कुछ बोलता यखलख जैसे भौंचाल सा आ गया। दरवाज़ा ज़ोरदार तरीके से धड़धड़ाया गया। बाहर से कोई चिल्लाकर दरवाज़ा खोलने को कह रहा था। दौड़ते कदमों की आवाज़ें, स्टूडेंट्स का शोर। वो दोनों पत्थर के मुजस्मों की मानिंद साकित थे। इससे पहले कि उनके साकित वजूद में कोई जुम्बिश होती, दरवाजे में हरकत हुई और उसे ज़ोरदार धक्का लगाया गया। एक ठोकर, दूसरी और कमज़ोर चिटखनी जवाब दी गई। धार की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और सबसे आगे अंदर आने वाला चेहरा सिक्योरिटी चीफ मेजर एहसन का था। उसके पीछे गार्ड थे और उनके पीछे स्टूडेंट्स का जमे गफीर जमा था। नूर का रंग सफ़ेद पड़ गया। उसके हाथ से अब्दुल हादी का हाथ छूट गया और वो रिंग फिसलती हुई नीचे गिर गई। उसकी किस्मत में नूर की उंगली में सजना नहीं लिखा था। कब नसीबी का कोई रंग नहीं होता। ये बेरंग होती है, मगर बेरंग होते हुए भी ज़ीनफ्स के चेहरे के रंग खा जाती है। बदनसीबी बददुआ की तरह होती है जो मौत तक पीछा करती है। मैं कम नसीब थी ना बदनसीब, मैं तकदीर का शिकार थी क्योंकि मेरे मुकद्दर में हार थी। वो टूटे हुए कदमों से वीरान सड़क पर चल रही थी। उसका स्कार्फ ढीला होकर एक तरफ ढलका हुआ था। उसका बैग किसी पेंडोलम की तरह उसके कंधे पर झूल रहा था। उसके बैग की पहली जिप में एक ऑफिशियल ऑर्डर था जिसके नीचे यूनिवर्सिटी डायरेक्टर के दस्तखत थे। उसे यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट कर दिया गया था। उसकी आंखों से आंसू बगैर किसी तातुल के बहते चले जा रहे थे, किसी आबशार की मानिंद रवानी से, और इसकी आंखों का काजल उसके गालों पर फैला हुआ था जिससे उसके नकूश की दिलकशी मध्यम पड़ गई थी। और उसके हाथों की उंगलियां खाली थी। इनमें वो रिंग नहीं थी। और नसीब में क्या था? कम अज़ कम वो ज़िल्लत, वो कालक और वो अज़ियत तो बिल्कुल ना थी जो उसने अपने अमाल से खुद अपने लिए लिख ली थी। ये वो खाक थी जो उसने खुद अपने सर में डाली थी। अब वो कुछ भी करती वक्त वापस नहीं आ सकता था। उसका जहन एक ही मंजर पर मुंजमिन था। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मेजर एहसन ने झुककर कॉलर से अब्दुल हादी को पकड़ा और उल्टे हाथ का एक थप्पड़ उसके बाएं गाल पर मारा। वो चूंकि इस अमल के लिए तैयार न था, इसलिए उसे धचका लगा। वो लड़खड़ा कर पीछे गिरा और गार्ड्स ने उसे दोनों बाजू से जकड़ लिया। वो हिल भी नहीं सका था। मेजर एहसन ने सख्ती से उसे उठने का ऑर्डर दिया। वो गुमसुम सी खड़ी होगी। स्टूडेंट्स के दिल खराश कमेंट्स और गार्ड्स की छेद करती नजरें। उसे लगा उसकी टांगें जली की बनी हुई हैं। वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और लड़खड़ा कर नीचे पड़ी। उसका दिल घबरा रहा था। किसी स्टूडेंट ने चीख कर कहा था, और वो अल्फाज क्या थे? उसका दिल चाहा वो कानों पर हाथ रख ले। वो काटते वजूद को छलनी करते अल्फाज, गंदी लड़की। उसे लगा वो वहीं मर गई हो।
नूर और सबा के शफाफ बेदाग वजूद और पाकीज़ा किरदार की धज्जियाँ उड़ा के रख दी गईं। बंद कमरे का खेल क्या था और कब से चल रहा था। हर तरफ यूं चीखो पुकार थी जैसे वो सब एक पल में जान लेना चाहते थे कि क्या वो पहले भी यूं ही कमरा बंद करके। उसे लगा क़यामत बस आ ही गई थी। भला उससे भरकर क़यामत क्या होगी। उन्हें मुजरिमों की तरह गार्ड्स के नगरे में डायरेक्टर ऑफिस में पहुंचा दिया गया और इस बात की खबर लम्हों में यूनिवर्सिटी में फैल गई। सोशल मीडिया पर कॉन्डेम करना, वाज़ो नसीहत, लड़की की तरबियत पर उंगली उठाना, लड़के को नफ्स पर काबू रखने के मशवरे, सब इस तरह से फूटा जैसे बरसात ने जा बजा खुम्बियाँ उगाती हों। डायरेक्टर साहब अब्दुल हादी को ज़ाती तौर पर जानते थे। वो उनके दोस्त के भाई का बेटा था और उसके एडमिशन के वक्त उन्हें अब्दुल हादी का ख़ास ख्याल रखने की ताकीद की गई थी। इस वक्त उसे अपने ऑफिस में देखकर और सारा मामला जानकर चंद लम्हे वो शॉक रह गए थे, मगर ये इस कदर हसास और नाजुक मामला था कि इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता था। उन्होंने खामोशी से उसका झुका सर देखा। वो कुछ बोल नहीं रहा था, ना कोई वजाहत दे रहा था। इस बात ने उन्हें मज़ीद तैश दिलाया। दूसरी तरफ लड़की बिल्कुल खामोश थी। उसका रंग बुरी तरह जर्द पड़ा हुआ था। उसका चेहरा सूरजमुखी के फूल की तरह था, खूबसूरत, जर्द और उदास। वो बेहद डरी हुई थी। उसकी आंखों में मुसलसल एक नमी ठहरी हुई थी जो बह भी ना रही थी। उन्होंने फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में कॉल करके उनके घरों के एड्रेस और फ़ोन नंबर लाने का कहा। 10 मिनट बाद उनका पीए एक चिट्ठी उनके टेबल पर रख गया। अब्दुल हादी के पापा का नंबर, उसके घर का एड्रेस, नूर सुबह के घर का नंबर, उसके घर का एड्रेस। नूर सुबह के घर का पता मुकम्मल था और उसका दिया गया फ़ोन नंबर एक पीटीसीएल लैंडलाइन था जो कि गुज़िश्ता 3 माह से बंद था। जबकि अब्दुल हादी के पापा ने पहली बेल पर ही फ़ोन उठा लिया। उन्होंने फ़ौरन उसे अपने ऑफिस तलब किया और जब शहाब मनीर वहाँ पहुँचे तो नूर को अलग रूम में बिठा दिया गया। डायरेक्टर को बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा था कि ये मामला इतनी आसानी से उलझने वाला नहीं था। जब भी उन्होंने बिना लगी लपटी रखे साफ लफ्ज़ों में उन्हें सारा कुछ बता दिया। वो बेचारे शहाब मनीर सादा गो और सीधे साधे बिजनेसमैन चंद लम्हे बेयकीनी से अपने बेटे को देखते रहे, जिसका सर झुका हुआ था। उनका खूबसूरत और मासूम बेटा भला ये कर सकता था जिसकी खबर उन्हें डायरेक्टर साहब दे रहे थे। एक बंद कमरे में वो किसी लड़की के साथ मौजूद था और सिक्योरिटी इंचार्ज के बयान के मुताबिक दरवाज़ा बजाया गया। जब खोला न गया तो मजबूरन तोड़ना पड़ा था। उसके आगे की कहानी जानने में किसी को भी दिलचस्पी न थी, क्योंकि आगे कुछ भी सोचना इतना ही आसान था कि किसी को भी ये जानने में दिलचस्पी न थी कि मौका वारदात पर वो किस हालत में थे। उन्होंने बड़े तहम्मुल से डायरेक्टर की बात सुनी और फिर चंद लम्हे बेयकीनी से उन्हें देखते रहे और फिर गुस्से और बेपनाह गज़ब की एक तेज़ लहर उठी थी जो उन्हें बहा लेगी। वो बेसाख्ता उठे और अब्दुल हादी पर झपटे और उसे गिरेबान से पकड़ लिया। क्या कर बैठे हो? उनकी आंखों में खून उतर आया था। पापा प्लीज़, कुछ नहीं किया मैंने, वो पहली बार बोला था। उसके अंदाज में तलखी थी। जस्ट शट अप। उन्होंने बेकाबू होकर उसे थप्पड़ मारा। वो हिलकर रह गया। आखिर क्या था उस दिन में? इतना बुरा दिन कैसे तुलू हुआ था उसकी ज़िंदगी में? इतनी जिल्लत कैसे लिख दी गई थी उसकी किस्मत में? इस मुकद्दर के सिकंदर को जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। उस पर आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया था, मगर नहीं, आज से पहले तक। आज उसके हसीन चेहरे पर बड़े गुस्सीले और ज़ोरदार थप्पड़ पड़े थे और इतनी जिल्लत उससे आदत नहीं थी ना। उसका गाल दहक उठा था और दिल जल रहा था। पापा ने उसका मोबाइल छीन लिया और उसके बाद उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि वो दिल के मरीज़ हैं, उनकी हालत ठीक नहीं, वो बाद में उनसे मिलने आएंगे। डायरेक्टर साहब ने उनका चेहरा देखा जो कि तकलीफ़ में डूबा हुआ था, रूहानी भी और जिस्मानी भी, और वो उन्हें इजाज़त देना पड़ी। जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकले, गार्ड्स ने फौरी तौर पर उन्हें पार्किंग में उनकी गाड़ी तक पहुँचाया, वरना स्टूडेंट्स इतने मुश्तिल थे कि उन पर टूट पड़ते। उनके जाने के बाद नूर सबा को बुलाया गया, मगर चूँकि उसका पता और नंबर दोनों ही नामुकम्मल थे और वो किसी सूरत अपने पेरेंट्स को यूनिवर्सिटी बुलाने को तैयार न थी, लिहाजा उसके जवाब में डायरेक्टर साहब ने उसे 2 टोक अल्फाज में बता दिया कि वो अब्दुल हादी की आस पर न रहे, वो जा चुका है। नूर का ये सुनना था कि उसका रंग मज़ीद जर्द पड़ गया। अब उसके लब मजबूती से भींच गए। पहले वो कुछ बोलना चाहती थी शायद, मगर अब नहीं। जब साथी ही न रहा तो किसके सहारे पर रखती? उसने रूल्स को वायलेट किया था, इखलाक सोज और इखलाक बाख्ता हरकत की थी और अब उसकी इस यूनिवर्सिटी में मौजूदगी नामुमकिन थी। ऐसी कितनी ही वजूहात थी जो कि उसके लेटर पर दर्ज की गई थी, जिसके मुताबिक उसे रस्टिकेट कर दिया गया था और वो खाली दिल खाली हाथों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर घर आ गई। ज़िंदगी खाक हुई भी तो उसके लिए जिसने अपना बनाया, ना किसी के काबिल छोड़ा। क्या ये मोहब्बत थी? मेरे हमसफ़र, मेरे साहिबा, मेरी ज़िंदगी, मेरा कुल जहाँ है। रहे हयात के सिलसिले, कभी फुरकते कभी फासले, रही तेरे साथ रवा दवा, मेरे कारवां मेरे काफिले। तू ही रूबरू, तू ही है निहा, मेरे हमसफ़र, मेरे साहिबा। तेरी मुलाकात की ख्वाहिशें, तेरी आरज़ू, तेरी चाहते, शब रोज़ तेरी ही जुस्तजू, तुझे ढूंढती फिरूं कूबकू। तू मेरा यकीन, तू कहीं गुमा, मेरे हमसफ़र, मेरे साहिबा।
3 दिन से उसका नंबर बंद था। वो इस कदर बीमार थी कि करवट लेना भी मुहाल था। नीम गुनूदगी में हादी हादी पुकारती और फिर जब आलम होश में लौटती तो रो रो कर बदहाल हो जाती। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो सो क्यों नहीं पा रही। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखें बंद होती थीं, मगर उसके बाद वही भयानक मंजर उसकी आंखों के पर्दे पर जम जाता। वो तड़प कर आंखें खोलती और फिर पसीने में डूब जाती। हालांकि ये सर्दियों के दिन थे, मगर इसके बावजूद उसका यही हाल होता। वो लेटी रोती रहती और अगर गुनूदगी में जाती तो उसे डरावने ख्वाब आने लगते। कभी वो देखती वो यूनिवर्सिटी ग्राउंड पर गिरी पड़ी है और वहाँ मौजूद सब लोग उसे पत्थर मार रहे हैं। कभी उसे लगता वो सब उसे गंदी लड़की पुकार रहे हैं। कभी वो देखती कि वो प्यास के सहरा में भटक रही है और हादी उसे छोड़कर जा चुका है। बस ऐसे ही थे उसके ख्वाब, खौफ और दहशत से भरे हुए। उसके पोशीदा डर और खौफ ख्वाब की सूरत धार कर उसे डराते रहे थे और वो तरफ जाती थी। उसे हर शख्स से शिकवा था, हर कोई उसे जहर से भी बुरा लग रहा था, मगर उसके जो बावजूद उसे बस हादी की फिक्र थी। उसके घर तो सब बेखबर थे, मगर अब्दुल हादी के तो पापा आए थे, उन्हें तो सब बता दिया गया होगा। और वो सोचती तो कांप जाती कि भला उन्होंने हादी के साथ क्या सलूक किया होगा। वो घर जाने के बाद उससे किस तरह पेश आए होंगे। उसे अपनी फिक्र नहीं थी। उसका किरदार गंदा हुआ, उसका नाम बदनाम हुआ, उसका कैरियर ख़त्म हुआ, उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। उसे शायद ये सारी बातें याद भी नहीं थी। याद था तो बस इतना कि अब्दुल हादी किधर था। उसने एक बार भी ये सोचने की जहमत नहीं की थी कि उसने किस कदर गलत कदम उठाए थे, जिनके नतीजे में उसे आज ये दिन देखना पड़ा। उसने एक बार भी ये ना सोचा कि अल्लाह की बनाई गई हदूद को तोड़कर उसने अपने साथ किस कदर जुल्म किया था। याद रह गया था तो बस एक वो शख्स जो उसके दिल में था, उसका दिल था, उसकी जान था और उसकी सांस था। मोहब्बत इतनी ही अंधी होती है शायद, जो इंसान को सब रिश्ते, इज़्ज़त, मर्तबा और नाम सब कुछ डुबो देने पर मजबूर कर देती है और इंसान पछताता भी नहीं। उसे भी कोई पछतावा नहीं था। उसे पता था कि वो गलत थी, मगर उसे लगता था वो गलत नहीं थी। उसने अपनी ज़िंदगी ख़ाक कर ली थी और उसे खबर तक न थी। कमरे में हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। इसी चेयर पर दराज वजूद आहिस्ता आहिस्ता झूल रहा था। उसके हिलने से कमरे की खामोश जामद फ़ज़ा में हल्की सी आवाज़ फैलती और जब चेयर रुकती तो खामोशी फिर से अपने पर फिरा लेती। आज जो कुछ हुआ था वो बेहद तकलीफ दे था, जिसकी ना तो उसने तवक्का की थी ना ही ख्वाहिश। वो अभी तक बेयकीन था। और जो उसने सुना, क्या वो सच था या उसका मुबालगा राई से बढ़ा चढ़ा दिया गया था। मगर उसे इतना कन्फर्म पता था कि बात छोटी थी या बड़ी, बात थी ज़रूर, और इस बात का होना ही दर हकीकत उसकी तकलीफ़ का असल माखज़ था। उसने ऐसा कब चाहा था। वो तो इन दोनों बेवकूफ़ों की बेवकूफ़ियों से बड़े अच्छे तरीके से आगाह था। सिर्फ मुनासिब वक्त का मुंतज़िर था ताकि अब्दुल हादी खुद उसे बता दे। मगर उससे पहले के बाद अब्दुल हादी के ज़रिए उस तक पहुँचती बात सारे जहान में फैल गई, और फैले भी तो किस गिरी हुई शोहरत के साथ। वो तो इस लड़की को बचाना चाहता था। वो कितनी बेवकूफ़ थी, कैसे आंखें बंद करके उसके पीछे चलती जा रही थी और समझती थी कि कोई भी वाकिफ़ ना था। हालांकि उनके पूरे डिपार्टमेंट को इल्म था कि अब्दुल हादी और नूर सबा एक दूसरे से मोहब्बत में पागल हो चुके थे, मगर बाकी सबके हवास अच्छी तरह सलामत थे। अगर वो दोनों ये समझते थे कि कोई आगाह ना था तो ये उनकी हमाकत थी। वो सारा दिन उनके साथ घूमता था, उसके साथ लंच करता, उसके साथ कैफ़े जाता, उसके साथ लाइब्रेरी बैठा रहता, और इस सब के बावजूद उसे लगता था कोई भी उनके तूफ़ानी इश्क से आगाह ना था तो उसकी बेवकूफ़ी ही तो थी। भला यूनिवर्सिटी जैसी जगह पर जहाँ लोग एक पल में फसाना गढ़ने को तैयार रहते हों, कैसे मुमकिन था कि वो दोनों नज़रों में ना आते। सबको नज़र आता था, सब आगाह थे, मगर कोई भी अब्दुल हादी के सामने बात नहीं करता था। आज इस वाक़े को 3 दिन गुजर चुके थे। अब्दुल हादी हर जगह से गायब था। उसका फेसबुक अकाउंट, उसका सेल सब बंद था। वो हर जगह से जा चुका था। पता नहीं वो कहाँ था। फैज़ान को उसकी परेशानी थी, मगर इतने नाजुक मोड़ पर उसे छेड़ना मुनासिब नहीं था। वो चाहता था अब्दुल हादी संभल जाए और इस शौक से निकल आए। ये ट्रॉमा उसकी ज़ात पर बहुत बड़ा धचका था। उसे संभलने के लिए यकीनन वक्त चाहिए था, और फैज़ान बखुशी उसे वक्त देने को तैयार था। सोचते सोचते उसकी चेहर की हरकत ज़रा देर के लिए रुकी। मुझे हैरत है कि छुपकर लिबास तब्दील करने वाला इंसान अपने रब के आगे बेपर्दा होने से क्यों डरता है। क्या वो नूर को गाड़ी में छुपा कर ले जाते हुए अल्लाह को भूल गया था, जिसकी आंख सारी कायनात की निगरान है। क्या वो नूर को कमरा बंद करते एक पल भी उस ज़ात का ख्याल ना आया जिसके डर से पहाड़ बुरबरी मिट्टी हो जाते हैं। उसे सारी दुनिया से शर्म आई थी, बस अल्लाह से हया ना थी। उसके अंदर तलखी भर गई। तो फिर अब्दुल हादी, तुम ये डिज़र्व करते थे। उसके चेहरे पर सर्द महरी थी। एक मासूम लड़की को बरगला कर अपने पीछे पागल करके ये कैसे सोच सकते हो तुम कि उसका अंजाम अच्छा होगा। वो नफरत से खुद गुलामी कर रहा था। उसके चेहरे पर छाई नफरत दम बदम गहरी होती जा रही थी। दुख भी मेरे साथ ये कैसा हुआ। बहर था मैं, तू मिला सहरा हुआ। आंसुओं का करते हो मुझसे सवाल, आंख में एक दरिया है फैला हुआ। ज़िंदगी मसली हुई तस्वीर है और मंजर भी बहुत उजरा हुआ। अब तो ये बातें पुरानी हो गई, काटते हैं हम जो हो बोया हुआ।
ख्वाब में भी बेकरारी है हमें और एक गम है थका हारा हुआ। होटल के उस खाली कमरे में वो दोनों आमने सामने बैठे थे। नूर का रंग बेहद जर्द और चेहरा मुरझाया हुआ था, मगर उसकी आंखों में अभी भी एक लपक और चमक थी, और अब वो आंखें अब्दुल हादी के चेहरे पे जमी थी। वो अपना चेहरा नकाब में छुपा कर आई थी। उसे अब हर किसी से डर लगता था। उसे लगता वो सब उसे जानते थे कि ये वही लड़की थी जो उसके बाद उसका जहन बंद हो जाता। बहुत मुश्किल से उसने एक दूसरा नंबर लिया और अब्दुल हादी से रब्ता किया था, और यूँ वो दोनों आज 9 दिन बाद मिल रहे थे। उस कमरे में आने का आइडिया भी अब्दुल हादी का था। वो दोनों किसी पब्लिक प्लेस पर मिलने का रिस्क नहीं ले सकते थे, सो इस हाई क्लास होटल में उसने रूम बुक करवा लिया था। वो इस वक्त उसके सामने तो बैठा था, मगर उसका चेहरा बदल चुका था। वो अब्दुल हादी शहाब मुनीर का चेहरा था, नूरुस्सबा का हादी नहीं था। उसकी आंखें बदली हुई थी, वो बूढ़े कांच, उनमें नरमी, उन्स और मोहब्बत नहीं थी, मगर नूरुस्सबा इससे बेखबर थी। वो बस उससे एक ही बात पूछ रही थी, क्या उसे भी रस्टिकेट कर दिया गया है? मगर अब्दुल हादी के लब खामोश थे। उसकी आंखों में एक ही मंजर जामद था। पापा उसे घर ले आए तो वो खुद गेट पर ही गिर गए। उन्हें अंजाइना का अटैक हुआ था। वो शायद इस नफसियाती झटके को सह नहीं पाए थे। सह पाते भी कैसे, उस लड़की की वजह से जो खुदा जाने कौन थी, कहाँ से आई थी। उनके बेटे ने यह हद से बढ़ा हुआ कदम उठाया था। वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर भागा। मामा को भी उसने वहीं बुला लिया। उन्हें ट्रीटमेंट दिया गया। चंद घंटों बाद वो होश में आ गए, मगर उनकी हालत बेहद नाजुक थी। वो जैसे चंद घंटों में ही नुचड़ गए थे। वो मुसलसल उनके सराहने बैठा रहा। उसे बड़ी अच्छी तरह एहसास हुआ था कि अगर वो ज़रा सी भी देर करता तो अंजाम न जाने क्या होता। वो उससे बात नहीं कर रहे थे और वो तड़प रहा था। मामा सजदा शुक्र अदा करने गई तो उनके चाने से लगकर बिलक उठा। उस वक्त उसे बाप के सिवा कुछ नज़र न आ रहा था। पापा, मुझे अल्लाह की कसम है, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे ऐसे सज़ा न दे, मुझसे बात करें। अब्दुल हादी, मुझसे वादा करो। उनकी आवाज़ आहिस्ता और कमज़ोर थी। कैसा वादा? वो सीधा हुआ। तुम उस लड़की से कभी नहीं मिलोगे। उनके अंदाज में कोई नरमी नहीं थी। अब्दुल हादी के चेहरे का रंग एकदम सफ़ेद पड़ गया। तुम उससे कभी बात नहीं करोगे। तुम उसकी शक्ल तक नहीं देखोगे। मगर पापा, वो अटक गया। सुनो अब्दुल हादी, अगर वो लड़की अच्छी होती, उसकी तरबियत अच्छी होती, तो वो कभी भी तुम्हें आगे बढ़ने ना देती। अगर उसमें हया होती तो वो कभी तुम्हारा साथ न देती। मगर देखो, उसने तुम्हारा साथ दिया, और तुम्हें पता है अगर औरत साथ न दे तो मर्द कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम उस हद तक आगे बढ़ने पर मजबूर हुए तो वो तुम्हारे साथ बराबर की शरीक है, बल्कि उसने ही तुम्हें उकसाया होगा। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसी गंदी लड़की किसी भी सूरत तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो। वो एक भयानक साया है अब्दुल हादी, जिसने अपनी छाया से तुम्हारी तरबियत को गहना दिया है। वो अच्छी लड़की नहीं है। वो सर्द और बेरहम लहजे में कहते जा रहे थे, और अब्दुल हादी के पास कोई जवाब न था। उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था, मगर वो कोई भी वजाहत दिए बगैर उनकी बातें सुनता चला गया। वो देर तक उसे समझाते रहे। फिर उसने वादा कर लिया कि बस एक आखिरी बार उससे मिलेगा और दोबारा ज़िंदगी में उसकी शक्ल नहीं देखेगा, ना आवाज़ सुनेगा। और पापा के हाथ पर अपने हाथ का दबाव डालते हुए उसकी टांगें बेजान थी और उसके हाथ में लर्जिश थी, और अब उसकी मुंजमद आंखें दीवार पर जमी हुई थी। वो वादे के मुताबिक आखिरी बार नूरुस्सबा से मिलने आया था। वो किस कदर कुमलाई हुई थी, उसका चेहरा कितना उतरा हुआ था, और वह कैसे बेताबी से उसे देख रही थी। मगर वो अब्दुल हादी, उसका दिल जो बहुत नर्म था, इस वक्त वो पत्थर के टुकड़े में ढल चुका था। और यह पत्थर की खासियत है कि उस पर कोई चीज़ असर नहीं करती। वो उसे देख रहा था, मगर उसका जहन उसे कबूल नहीं कर रहा था। उसे अपनी इज्जत का ख्याल आ रहा था। उसे पापा याद आ रहे थे। उसे वो दिन याद आ रहा था जब वो अपने दोस्त के साथ डायरेक्टर ऑफिस गए थे, न जाने कितने वास्तों और दलीलों के साथ। उन्हें अब्दुल हादी को यूनिवर्सिटी से रेस्टिकेट करने से रोका था। उनको लाजमन कोई डील हुई थी जिससे वो बेखबर था, और उसे बेखबर रखा गया था। बड़ी राजदारी से अब्दुल हादी की माइग्रेशन इस्लामाबाद वाले कैंपस में कर दी गई थी, और जब पापा उसे बता रहे थे वो कितने परेशान और जर्द लग रहे थे। अब्दुल हादी के दिल पर बोझ पड़ गया। वो अंदर से बहुत जल चुका था, बहुत कूट चुका था, बहुत रोया था। इन दिनों कमरा बंद करके अपना नाम ख़राब और गंदा होता देखना इतना आसान न था। वो तो हमेशा से ही अपने घर में एक मुअज़्ज़ज़ और मोतबर रुकन रहा था, यूनिवर्सिटी और सोसाइटी में, और अब वो हर जगह नामवर हो चुका था। और ये शोहरत भी कैसी, उसके अंदर आग की लिपटें उठती थीं और वो जल जाता। भला ऐसी भी क्या थी मोहब्बत जो बंदे को मार ही डाले। ये तबाही उसकी लड़की की वजह से आई थी, जिससे ऐसी तबाह कुन मोहब्बत हुई थी, जिसने सब खराब कर दिया। उसे अपने नुकसानात याद थे और उनका शुमार नामुमकिन था, और उसे नूरुस्सबा के नुकसानात याद नहीं थे, बल्कि उसके नज़दीक उसका कोई नुकसान ही नहीं हुआ था। अपने ख्यालात के चुंगल से बाहर निकलते हुए उसने नूरुस्सबा को देखा, जो अब रो रही थी। उसके आंसुओं ने उस पर हमेशा की तरह अजीब असर किया। वो खुद को रोक ना सका। उसने आहिस्ता से उसका सर अपने साथ लगा लिया। वो उसकी शर्ट को मुट्ठियों में झकड़ कर रोती चली गई। वो उसका सर थपकता रहा। उसके सिवा उसके पास कोई हल न था। जब वो रोते रोते थक गई तो आहिस्ता से उससे अलग हो गई। उसे शायद अब्दुल हादी में वो तब्दीली महसूस हुई थी जो वो पहले जांच न सकी थी, और उसने अब्दुल हादी की आंखें देखी। वो बूढ़े कांच जो बदल चुके थे, वहाँ वो तासुर न था। उसके हादी की आंखें न थी। वो लरस गई
उसने बेसाख्ता उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और अब्दुल का हाथ बर्फ़ की तरह सर्द और सख्त था। उसके अंदर खौफ ने डेरा जमा लिया। तो क्या उसके बदतरीन ख्वाब और वहम सच होने का वक्त आ गया था? क्या वो नारसा ठहरेगी? क्या उसके महबूब का दिल बदल गया? खौफ और दहशत ने किसी मकड़े के जाल की मानिंद उसके दिल को जकड़ लिया। वो बेसाख्ता आगे बढ़ी और अब्दुल का चेहरा अपने हाथों के कटोरों में ले लिया। बोलो हादी, मुझसे बात करो, वो बेकरारी से बोली। अब्दुल की सट निगाह उसकी जानिब उठी थी। तुम्हें लगता है नूर के करने के लिए कोई बात बची है? उसका लहजा अजनबी था। वो काम गई। अभी तो उसके सीने पर उसके आंसू के निशानात बाकी थे और वो इतना अजनबी बन गया था। कैसे? उसे यकीन नहीं आया। क्या बदबख्ती अभी तक अपने स्याह साए के साथ उसके पीछे थी? क्या मतलब? वो सहम सी गई। बहुत सादा सी बात है नूर, मैं इस ताल्लुक को ख़त्म करना चाहता हूँ। उसका चेहरा बेतासुर था और नूर सबा के हाथ उसके चेहरे से अलग होकर नीचे गिर गए। वो साकित आंखों के साथ उसे देखती रही। मेरा बहुत नुकसान हो चुका है। मैं अपने पापा को खो ही देता अगर चंद पल मज़ीद देर हो जाती। मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं और तुम अंदाज़ा भी नहीं कर सकती कि उनको जब डायरेक्टर ऑफिस में बुलाया गया तो उन पर क्या गुजरी। तुम्हारे घर तो किसी को पता नहीं चला, इसलिए तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। मुझसे पूछो क्या क्या खो चुका हूँ मैं। वो सब गलत था। मैं इस सब को भूल जाना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी से काट कर फेंक देना चाहता हूँ इन दिनों को, मगर वो मेरी याददाश्त से निकलते ही नहीं। मेरा दिल करता है नूर, मैं अपने बाजी से भाग जाऊँ, मगर वो बोल नहीं रहा था। जहर उगल रहा था। उसके लफ्ज़ थे या आग के शरारे जो उसे जला रहे थे। बस कर दो, वो लख्त चिल्लाकर बोली। बहुत सुन चुकी हूँ मैं। तुम्हें नुकसानात की फिक्र है, मेरा क्या? यूनिवर्सिटी से मुझे निकाला गया है, मुझे। वो अपने जर्द चेहरे के साथ चिल्लाकर बोली। उसकी आंखों की नमी ठहर चुकी थी और उसका तनफ्फुस फूला हुआ था। अब्दुल का चेहरा सुर्ख पड़ गया। हाँ है, मुझे नुकसानात की फिक्र। तुमने मजबूर किया था मुझे, उकसाया था मुझे वो सब करने पर। वो तैश में आ गया। एक लम्हे को वो डर गई। उसने अब्दुल को पहली बार गुस्से में देखा था। मैंने उकसाया था? वो बेयकीनी से उंगली अपनी तरफ करते हुए बोली। उसकी आंखों में खौफ बढ़ गया था। तुम एक बाशऊर और मजबूर मर्द हो। मैंने उकसाया था तो तुम काबू कर लेते खुद पर, संभाल लेते खुद को। मैंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा था। वो गुस्से से बोलती बेड से खड़ी होगी। वो भी उसके सामने आ गया। हाँ, पकड़ा था मैंने हाथ, लेकिन अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल होता तो मुझे रोकती, मगर तुमने मुझे नहीं रोका। तुम्हें चाहिए था तुम एक थप्पड़ मारती मुझे। वो सफाकी से बोल रहा था। नूर का चेहरा दम बदम नुचड़ता जाता था। बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो। थप्पड़ तो तुम मुझे मार रहे हो। वो भी एक के बाद एक। वो निढाल होकर बोली थी। उसके होंठ सफ़ेद थे। हकीकत भी तो यही है नूर सुबह। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? मैं नहीं जानता, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो। मैं उस तमाशे को आज ही ख़त्म करके जाना चाहता हूँ। मैं तुमसे दोबारा मिलना नहीं चाहता, ना तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। मैं और मेरी फैमिली इस सारी इंसल्ट को बर्दाश्त कर रही हैं, जबकि तुम्हारी फैमिली को तो कुछ पता ही नहीं। इसलिए अब ये मज़लूमियत का ड्रामा बंद करो। मेरा हिसाब क्लियर है। जो भी आज तक मैंने तुम्हारे लिए किया, अपनी दिली आमादगी और खुशी से किया, इसलिए किसी भी चीज़ की वापसी का मत कहना। हमारे दरमियान अब कोई आइंदा नहीं है। उसने उंगली उठाकर वार्निंग दी। वो मुड़ा। उसकी टांगों ने जैसे उसका बोझ उठाने से इनकार कर दिया। वो लड़ती हुई ज़मीन पर बैठ गई। दरवाज़ा खुला। उसे अब्दुल की सफ़ेद शर्ट की आखिरी झलक नजर आई और दरवाज़ा बंद करके वो जा चुका था। मोहब्बत एक चिराग की मानिंद है। नामसाइद हालात की हवा में भी ये टमटमाता है और इस चिराग की लोग को बहुत कम लोग संभाल पाते हैं, क्योंकि इसको सिर्फ मोहब्बत भरी हरारत ही कायम रख सकती है। गलतफहमी, नफरत और शक उसे पल भर में बुझा देते हैं। उसके नज़दीक मोहब्बत का दूसरा नाम नूरुसबा था। वो पहली लड़की जिसे देखकर वो अज़े बसर भूल गया था, मगर बड़ी दिक्कतों से खुद को संभालता रहता था। उस गूंगी मोहब्बत ने तो उसको हिलाकर रख दिया था। वो उसे देखता तो नज़रें संभालता, और अब्दुल को क्या हुआ था कि वो उसका हाथ थाम लेता था कितनी आसानी से, बिना किसी खौफो झिझक के। वो हैरान था, ये कैसी मोहब्बत थी उसे नूरुसबा से। उसे तो लगता था कि मोहब्बत और एहतराम का दूसरा नाम था, दूसरे की इज्जत संभालने का नाम, उसे अपनाने का नाम। ये कैसी मोहब्बत थी कि सारी दुनिया भूलकर उसके गिर्द चकराता रहता था। वो पूरा डिपार्टमेंट उसके पीठ पीछे उस पर हंसता था और वो बेवकूफ़ समझता था। वो सब बेखबर थे। आंखें तो सबके पास थीं और सबको इसकी दीवानगी नजर आने लगी। तो फैज़ान का दिल कुछ मज़ीद खौफजदा हो गया। वो डर गया कि अगर अब्दुल ने नूरुसबा के साथ अच्छा न किया तो ये यूनिवर्सिटी की मोहब्बत में 99% यही तो होता था। इधर खुमार उतरा और इधर ब्रेकअप। मगर क्या अब्दुल और नूरुसबा का अंजाम भी यही होगा? उसे ऐसी बेचैनी लगती कि वो पूरी रात जागता रहता, सोचता कि अब्दुल उसे डायरेक्ट बात कर ले कि क्या वो नूरुसबा के साथ सीरियस था। फिर वो सोचता शायद वो खुद बात करे। वही हमेशा वाला हाल सोचकर वो मुतमिन हो जाता, मगर ये इत्मीनान कब देता वो खुद को। वो दोनों अपने रिलेशनशिप में एक कदम मजीद आगे बढ़े तो फैज़ान को लगा वो देर कर रहा है। वो दोनों को साथ बैठे देखता तो उसका दम घुटता। वो जब उसने यूनिवर्सिटी के लॉन में पहली मरतबा नूरुसबा का हाथ हादी के हाथ में देखा तो उस दिन उसे लगा वो आधा मर गया है।
भला इतना आगे कब बढ़े वो। उसकी आंखों का कर्व सुर्खी में बदलता गया और वो स्प्रिंग फेस्टिवल की वो रात जब नूर को उसने पार्किंग में देखा, उसका दिल खून हुआ था। वो जान गया कि वो वहाँ अब्दुल हादी के लिए आई थी, मगर वो क्या करता, वो कैसे मिलने देता दोनों को, कैसे इस आग में जलने देता दोनों को। एक उसका बेहतरीन दोस्त था और दूसरा उसका इश्क। हाँ, वो लड़की नूर सबा उसका दिल थी, उसके सीने में धड़कन की सूरत समाई हुई थी। उस लड़की का नुकसान वो कैसे बर्दाश्त कर लेता, जबकि अब्दुल हादी, उसे क्या हो गया था। वो भला इतना कम अक्ल और कम अमल कब से हुआ था कि सब भूल गया। क्या उसे वो सबक याद न थे जब बचपन में वो दोनों कारी साहब से पढ़ने जाते थे तो कारी साहब कितने जलाल में आकर उन्हें समझाया करते थे कि नामहरम को छूना खुदा के नज़दीक किस कदर बड़ा गुनाह था और वो कितना नापसंदीदा अमल था। उसकी किसी भी हाल में इजाज़त न दी गई थी, मगर वाकई अब्दुल हादी सारे सबक भूल गया था। वो कितना बेरहम था, अपने हाथों से अपने मुस्तकबिल को तो बर्बाद किया ही था, साथ ही इस लड़की को भी ले डूबा। उसे किसी एक लम्हे में भी ये एहसास नहीं हुआ था वो क्या कर रहा है। वो किस तरह इस लड़की को ज़हनी तौर पर क्रिपल कर रहा था, कैसे उसकी ज़हनियत से खेल रहा था। उसे याद नहीं था कि वो उसके जहन की सारी फॉर्मेशन बदल रहा था। वो ज़रा भी खौफज़दा न था कि अगर वो इस लड़की को अपना ना सका तो उसका क्या अंजाम क्या होगा। मगर ये सब तो फैज़ान सोचता था, और फैज़ान तो था ही पागल। मगर इन दोनों का क्या, इन दोनों को कौन सा पागलपन छू गया था। और जब उसने सुना वो दोनों बंद कमरे में थे तो उसके कदमों तले जैसे ज़मीन निकल गई। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। अपने बदतरीन खदशात में भी उसका जहन इस तरफ न गया था कि वो दोनों इस कदर इंतहाई कदम भी उठा सकते हैं। मगर ये हो गया, और हुआ भी कहाँ, यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासरूम में। उसे इस पल अब्दुल हादी से नफरत महसूस हुई, शदीद नफरत। उसका दिल चाहा वो उसे कत्ल कर दे। वो जालिम इंसान इस मासूम लड़की को भी तबाह कर गया। उसका दिल चाहा वो उसका गिरबान पकड़ कर उससे सवाल करे। क्या वो हवस में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसे जगह और मकाम का तकद्दुस भी भूल गया। क्या वो इस कदर बेकाबू हो गया था। फैज़ान को इस लम्हे उसके दोस्त होने पर शर्म आई थी, और बाद की रिपोर्ट्स उसे क्लास फेलो से मिलती रहीं कि इन दोनों को यूनी से एक्सपेल कर दिया गया था। वो ये भी जानता था अब्दुल हादी इतना आसान शिकार न था, उसकी तरह सियासी फैमिली से ताल्लुक़ तो ना था, मगर बहरहाल एक मतवम्मल घराने का बेटा था, और फैज़ान उसके पापा को पर्सनली जानता था। वो किसी सूरत उसे यूँ एक्सपेल नहीं होने दे सकते थे, और जल्द ही उसने पता लगवा लिया। उसके हाथ जहाँ तक जा सकते थे अब्दुल हादी सोच भी ना सकता था। जब उसे पता चला कि अब्दुल हादी को इस्लामाबाद वाले कैंपस में माइग्रेट कर दिया गया था तो उसके दिल में मौजूद गुस्सा और नफरत मज़ीद बढ़ी। वो जैसे मज़ीद अफसोस का शिकार होता गया। हर मर्द की तरह सारा मलबा इस लड़की पे गिरा के उसका दोस्त इस्लामाबाद की ठंडी फ़िज़ाओं में लुत्फ़ उठा रहा था। नुकसान तो दोनों ने उठाया था। अब्दुल हादी को पब्लिक डिस्ग्रेस के साथ साथ फैमिली इंसल्ट का भी सामना करना पड़ा था, जबकि नूर सबा को पब्लिक डिस्ग्रेस के साथ यूनिवर्सिटी से फारिग कर दिया गया। सो नुकसान तो दोनों का हुआ था, मगर अब्दुल हादी का कैरियर बच गया, जबकि नूर सबा का तबाह हो गया। और यूँ इस वाक़े के तकरीबन 8 माह बाद का जिक्र था। वो लड़की नूर सबा आज भी लापता थी, और वो उसकी तलाश में निढाल हुआ जाता था। खौफ, अफसुर्दगी, पेशमानी, शर्मिंदगी और पछतावा, ये सब मिलकर भी उसके दिल की हालत को बयान नहीं कर सकते थे। वो कुछ भी भूल ना पाई थी। हर लड़की की तरह उसका दिल, उसके जहन भी वहीं रुक गया था। वो इरादतन भी इस मेंटल ट्रॉमा से बाहर आने को तैयार न थी। उसे नींद नहीं आती थी। वो उसकी तस्वीरें सामने रख कर देखती रहती और सोचती क्या वो तल्ख अल्फाज उन्हीं होंठों से अदा हुए थे, और उसकी आंखें देखती और सोचती क्या ये वही बूढ़े कांच थे जो उसे देखकर चमक उठते थे। तो फिर यकायक ये बदलाव कैसे आ गया, यूँ कैसे एकदम से वो उसकी मोहब्बत से बेजार हो गया, कैसे अपने दावा इश्क से दस्तबरदार हो गया। उसके अंदर एक बेयकीनी सी थी। उसने उसकी दी हुई हर चीज़ बहुत संभाल कर अपनी अलमारी में लॉक कर दी। जब वही न रहा तो वो चीज़ों का क्या करती। उसे लगता था वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उसे लगता था वो आम मर्दों से मुख्तलिफ होगा, मगर वो इन सब से आम निकला। उसके हिसाब से वो सुर्खरो था, मगर अफसोस वो उससे पूछता कि वो उसके हिसाब किताब में कहाँ खरा था। अब्दुल हादी शहाब ने भी बहुत से मर्दों की तरह वही तरीका इस्तेमाल किया कि जब वो किसी लड़की को छोड़ना चाहते हैं तो उसके किरदार पर हमला करते हैं। उसने भी नूर को किरदार की मार मारी। उसे एहसास नहीं था कि वो उसे जब कह रहा था वो अच्छी लड़की नहीं थी तो उस मासूम पर कैसे पहाड़ टूट रहे थे। उसे समझ नहीं आ रही थी वो हादी को अच्छी क्यों न लगी। वो तो उसकी हर बात मानती थी, मुकम्मल तौर पर उसके ज़ेरे नगी थी। वो जो कहता वही करती, जैसे कहता वैसे करती। फिर गलती कहाँ रह गई। समझकर ज़िंदगी जिससे मोहब्बत कर रहे थे हम, उसे जब छू के देखा तो फ़कत खाकी बशर निकला। उसने अब्दुल हादी को कभी इंसान समझा ही ना था। उसने हमेशा उसे खुदा नाउज़ बिल्ला समझा था। उसे लगता था कि वो उसे कभी प्यार करना नहीं छोड़ेगा, कभी उसकी परवाह करना नहीं छोड़ेगा। सब कुछ ऐसे ही रहेगा, मगर कब तक। हर चीज़ को ज़वाल है। उसको लगा उसकी मोहब्बत अमर थी। भला ऐसी खुदगर्ज़ और हवस के नशे में डूबी मोहब्बत जो किसी ज़ाहिरी परस्ती तक महदूद हो जाए,
اسے کم از کم محبت نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، اسے وقتی کشش یا پسندیدگی کا نام ضرور دیا جا سکتا ہے، مگر محبت، کیا محبت اتنی اندھی ہوتی ہے کہ اسلام کے اصول ایک طرف، انسانیت کے اصول ایک طرف اور یونیورسٹی کے اصول سب ایک طرف کرنے پر مجبور کر دے؟ اور اب جب اس پر انکشاف ہوا کہ وہ واقعی اسے چھوڑ گیا ہے تو اسے احساس ہوا کہ وہ تو اس کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہ رکھتی تھی جسے وہ گندی لڑکی کہہ کر چھوڑ گیا تھا۔ اس کا مزاج بڑا خوش طبع سا تھا، گھر ماں باپ کے سوا ایک چھوٹا بھائی تھا اور عام طور پر اس پر ہی اس کا غصہ نکلتا۔ وہ بیچارہ الگ چھپتا پھرتا اور اماں بھی خوب عاجز آ گئی تھی۔ انہیں وہ یہ غصہ دکھاتی کہ وہ سیمسٹر کی فیس نہیں بھر سکے، اس لیے وہ گھر بیٹھ گئی ہے۔ یوں ہی ایک دن بیکاری اور ضمیر کی مار سے تنگ آ کر اس نے جاب کا فیصلہ کیا۔ ایسے میں وہ پرائیویٹ اسکول اس کے بڑے کام آیا، جو دل تنخواہ میں کثیر کام کرواتے تھے اور یوں ان زہرناک سوچوں سے بچنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی تھی۔ یوں ہی ایک دن ایک اسٹوڈنٹ نے دروازہ بند کیا تو وہ ایک دم سے ڈر گئی۔ اسے اب بند دروازوں سے خوف آتا تھا۔ یہ بند دروازے ہمیشہ اس کے لیے کم بختی ثابت ہوئے تھے اور آج بھی ایسا ہی ہوا۔ اسے اسکول سے نکال دیا گیا۔ اب وہ ایک دوسرے اسکول میں نوکری ڈھونڈنے نکلی تھی۔ جس رشتے کو معاشرتی قبولیت نہ ملے وہ ایک گالی بن جاتا ہے۔ مسز لبنہ خالد نے کہنا شروع کیا۔ ان کی آواز بہت میٹھی تھی۔ وہ ایک دراز قد خاتون تھی جو کہ اپنے تیکھے خوبصورت نپوش اور شولڈر کٹ بالوں کے ساتھ ایک دلکش شخصیت کی مالک تھی۔ آج کل کسی پر اعتبار کرنا اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے، اور عبدالہادی شہاب منیر کو نور الصبا سے محبت تو تھی، مگر یہ محبت اتنی بھی اندھی نہیں تھی کہ وہ اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار لیتا۔ اس نے نور الصبا کو برا سمجھا تھا، نہ کہا تھا۔ برے تو وہ حالات تھے جنہوں نے اس سے یہ سب کروایا تھا۔ شہاب منیر نے نور الصبا کو اس لیے برا کہا کیونکہ اگر عبدالہادی کو برا کہتے تو بیٹا گنوا دیتے، سو انہوں نے بیٹا بچا لیا۔ قصور کسی کا بھی نہیں تھا۔ شہاب منیر نے بیٹا بچایا اور عبدالہادی نے اپنا کیریئر بچایا، اور اگر کسی نے کچھ نہ بچایا تو وہ نور الصبا تھی جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، سب ختم کر دیا۔ دنیا صرف اس کے پیچھے بھاگتی ہے جو اسے روند کر چلا جاتا ہے۔ جو دوسروں کے پیچھے بھاگتا ہے وہ تھکتا بھی ہے اور لٹتا بھی۔ ضروری نہیں حادثات بری قسمت والوں کے ساتھ ہوں، حادثات ان لوگوں کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں جو بڑے خوش قسمت سمجھے جاتے ہیں، مگر ان میں اور عام لوگوں میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپٹیمسٹک لوگ ٹھوکر کھا کر سنبھلتے ہیں، خود کو خود سنبھالتے ہیں، سہارے نہیں تلاشتے۔ ڈونٹ گو فار فیورز، کبھی بھی کسی سے بھی فیور مت لیں، خود پہ بھروسہ کریں، یقین کریں گے تو راستے خود بخود کھلتے جائیں گے۔ نور الصبا کا کیریئر ختم ہوا تھا، باقی تو سب لوگ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، اس لیے نور الصبا کو خود فیصلہ لینا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ابھی بھی اس غلطی کا ماتم کرنا ہے یا اسے ماضی میں چھوڑ کر آگے بڑھنا ہے، یہ فیصلہ بھی نور الصبا کو خود کرنا ہے کہ اسے اپنی شناخت بنانی ہے یا یوں ہی بے شان مر جانا ہے۔ نور الصبا کی جامد کھڑے پانیوں کی زندگی میں ایک نئی ہلچل مچ گئی تھی۔ آج تک کسی نے یہ احساس ہی نہ دلایا کہ اسے آگے بڑھنا چاہیے، اسے ماضی کو ماضی میں چھوڑ دینا چاہیے، اسے اپنی شناخت اپنی بنانی چاہیے۔ آج مسز لبنہ خالد ایک مہربان روح کے جب اسے سمجھا رہی تھی تو وہ چند لمحے بے یقین رہی۔ بھلا آج کے نفسا نفسی کے عالم میں کون یوں کسی کا رہبر بنتا ہے جبکہ ہر کوئی راہزن بننے کو تیار ہو؟ اور ان کی باتیں بڑے دھیان سے سنتی رہی، پھر ان سے ہی مدد مانگ لی۔ وہ بخوشی راضی ہو گئی تھی۔ اس نے اس بار اپنی زندگی کا مختلف اور مشکل ترین گول چنا تھا۔ جیت یا ہار کا فیصلہ تو وقت نے کرنا تھا، مگر اس نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا تھا، اور ٹارگٹ کیا تھا؟ اسے CSP آفیسر بننا تھا۔ وہ جو عبدالہادی شہاب اس سے کہتا تھا نا کہ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، تو اسے بتانا تھا نور الصبا کہ وہ نور الصبا تھی۔ اور جو راستہ اس نے چنا تھا وہ کوئی آسان راستہ نہ تھا، اس نے کٹھنائیاں تھیں، کھائیاں تھیں اور بڑی ہی ٹیڑھی شاہراہیں تھیں، اور وہ اس کو آسان سمجھ کے کودی بھی نہ تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اپنی جان لڑا دے گی۔ اس نے کچھ بکس خود خریدیں، کچھ بکس اور نوٹس اسے مسز لبنہ نے مہیا کیے۔ وہ ہفتے میں ایک دن ان کی طرف آتی اور وہ اس کا کام چیک کر دیتی، بلا معاوضہ اس کی غلطیاں بتا دیتی، اسے حوصلہ دیتی۔ اس نے 12 مضامین کے دن تقسیم کیے ہوئے تھے اور ٹائم ٹیبل کی سختی سے پابندی کرتی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر محنت کرتی تھی۔ اس کی انگلش بہت اچھی تو نہ تھی، مگر اس نے بہتر بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ دن رات پڑھتی، لکھ لکھ کر دیکھتی، پھر بھی تسلی نہ ہوتی تو رونے بیٹھ جاتی، اللہ سے مدد مانگتی، اور اللہ سے مدد مانگنا وہ واحد کام تھا جس کو وہ سب سے زیادہ تندہی سے کرتی تھی۔ اسے اپنے گناہ یاد آتے تھے تو سجدے طویل ہو جاتے۔ مضامین کے انتخاب میں بھی انہوں نے اس کی مدد کی۔ اس نے اپنی فیلڈ کے مضامین چھوڑ کر جنرل مضامین لیے تھے، جن میں انڈو پاک ہسٹری، جرنلزم، پنجابی اور انٹرنیشنل ریلیشنز شامل تھے۔ اس کے علاوہ باقی 6 مضامین لازمی تھے، جن میں انگلش، ایسے، اسلامیات، پاکستان افیئرز، انٹرنیشنل افیئرز، جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی اور انگلش کمپوزیشن شامل تھے۔ اس نے ایک مضمون کے الگ الگ شارٹس نوٹس بنائے۔ چونکہ CSS میں ایک دن میں 2 پیپرز ہوتے ہیں، اس لیے امیدواروں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ایک نظر ریویژن کر سکے۔ اس طرح وہ شارٹ نوٹس کام آتے تھے۔ اماں اس کی حرکتوں اور بدلتے ہوئے موڈ سے پہلے ہی نالا رہتی تھی۔
अब जो उसे यूं पढ़ाई में जुटा देखा तो शुक्र अदा किया कि उसका ध्यान ज़रा बट गया है। और जब सहरा पार करके इतने कष्ट काट कर उसने पहली कोशिश की, इम्तिहान दिए तो वो फेल हो गई और रिज़ल्ट बड़ा दिल दहला देने वाला था। वो 12 मज़ामीन में से सिर्फ एक में फेल हुई थी, और वो भी इंग्लिश ऐसे में, जिसकी तैयारी उसने सबसे ज़्यादा की थी, जिसकी प्रैक्टिस में उसने 3 रजिस्टर भर दिए थे। उसे यकीन ही ना आया। वो सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स जो वो उसे वक्तन फ़वक्तन देती रहती थी, सारे एकदम नाकाम हो गए। वो बुरी तरह टूट गई, उसकी एनर्जी एकदम ज़ीरो पर आ गई। वो ये डिज़र्व नहीं करती थी भला चंद मार्क्स के फ़र्क से सिर्फ एक सब्जेक्ट रह जाना। वो बेतहाशा रोई और वो मुझसे के आलम में उसने ये भी सोच लिया कि वो अगली अटैम्प्ट किसी सूरत न देगी। मगर चंद दिनों बाद उनका फ़ोन आ गया। वही मीठा लहजा, प्यार भरी डांट। वो उसे समझा रही थी, उसे दोबारा से जोड़ रही थी, और वो ध्यान से सुनती गई। उसे वाकई एक कोशिश और करनी चाहिए थी। नाकामी कामयाबी की सीढ़ी है। जिस वक्त हम मायूस होकर क्विट करने का सोचते हैं, कामयाबी उससे अगले कदम पर हमारा इंतज़ार कर रही होती है। एक मारूफ जरीदे में फ्रंट पेज पे ये चंद लाइनें लिखी हुई थी। उसको खोला तो सफ़ा नंबर 21 पर वो एक मुकम्मल इंटरव्यू था। CSS में नवी पोजीशन लेने वाली लड़की की तस्वीर, जिसके सर पर एक रेड स्कार्फ था और होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट। वो नूरुस्सबाह करीम थी, जिसने ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ की थीं, बहुत से गलत कदम उठाए थे, मगर उसने मुड़कर नाकामियों का मातम नहीं किया। माजी को माजी में छोड़कर आगे बढ़ गई थी, अपने आज को खूबसूरत बनाने की जिद्दोजहद की थी और अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग की थी। ऐसा नहीं था कि वो अब्दुल हादी को भूल गई थी, उससे नफरत करने लगी थी या उसको बुरा जानने लगी थी। ऐसा कुछ नहीं था। आज भी वो उसे याद आता तो उसकी आंखें नम होती थी, उसके दिल में कसक थी। वो उसके लिए कहीं ना कहीं नर्म गोशा रखती थी, शायद इसलिए भी कि वो उसकी पहली मोहब्बत था। और पहली मोहब्बत जैसी भी हो, एक लड़की को उसे भूलने में वक्त लगता है। उसकी बातें, उसकी यादें आज भी उसे तड़पाती थी, मगर अब वो सोचती न थी, क्योंकि उन पर कुड़ कर सवाए अपना खून जलाने के वो कुछ भी हासिल न कर सकती थी। वक्त आगे बढ़ चुका था, उसका मकाम, उसका स्टेटस बदल चुका था। अब उसका वक्त था, और वो मोहब्बत उधर ही खड़ी है, वहीं रुकी हुई। फैज़ान खान की मोहब्बत, नूर सुबह से उसकी मोहब्बत, उस रोशन पेशानी वाली लड़की से उसका प्यार, और उसके हमेशा स्कार्फ में ढके सर से उसका पाकीज़ा इश्क। हर चीज़ उस तौर कायम दायम थी। वो भूला नहीं था, भूल सकता ही नहीं था। उसका वही स्कार्फ में लिपटा रेड राइडिंग हुड जैसा मासूम चेहरा, जो एक मैगजीन के सफ़ा नंबर 21 पर था। वो रोशन आंखें, जिनके पार शायद बीते दिनों का अक्स धुंधला सा नजर आता था। उसकी ताब बिंदा पेशानी पर कामयाबी की चमक थी, और वो इसे इतने अरसे में आज देख रहा था तो बहुत देर उसकी तस्वीर को देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी की भरी नमी देखी थी। आज सिर्फ वही सुर्खरू ना हुई थी, फैज़ान भी कामरान हो गया था। उस तस्वीर को देखते हुए वो साढ़े 3 साल पीछे चला गया। वो इन दिनों वो दिन रात पागलों की तरह सिर्फ नूर को ढूंढ रहा था, और यूनिवर्सिटी को यकसर भूला हुआ था। उसी दोपहर उसने लुबना खाला को कॉल की। वो उसकी इकलौती खाला थी, बेहद खूबसूरत, नफीस और शाइस्ता मज़ाज, अपना स्कूल चला रही थी। पता नहीं क्यों उसका दिल बहुत बड़ा हुआ था, और उसकी दोस्त जैसी खाला उनसे बात करके यकीनन वो खुद को हल्का फुल्का महसूस करता। उसने कॉल की तो वो पिक करके अपने इंटरकॉम पर मसरूफ़ हो गई। फैज़ान बेटा 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। उसे होल्ड करवा कर वो अपने इंटरकॉम पर बात करने लगी। इकरा, वो लड़की बैठी हुई है, बीकॉम वाली। हाँ, क्या नाम था? नूर? पूरा नाम? अच्छा, नूरुसबा। ओके, भेज दीजिए। उन्होंने बात करते करते हदायत दी तो फैज़ान उछल ही पड़ा। क्या वो नूरुसबा थी उसकी? वही नूरुसबा, नूरुसबा करीम। उसका दिल तेज़ गाम की तरह धड़ धड़ करने लगा। खाला, मेरी बात सुने, वो तेज़ी से बोला, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ समझाने लगा। कौन थी नूरुसबा? वो क्या चाहता था? कब से ढूंढ रहा था उसे? वो सब उन्हें बताता गया, और साथ ही ये भी कि अब उन्हें क्या करना था। उसने सोचा था अब उसे हर हाल में इस लड़की को बचाना है, उसकी टूटी बिखरी ज़िंदगी को समेटना है, उसे ज़िंदगी की तरफ लेकर आना है, उसे अपनी ज़ात पर यकीन करना सिखाना है। और यह सब किसी सूरत खाला की मदद के बगैर मुमकिन न था। उसे ये हर सूरत करना था। उस रात वो उनकी तरफ गया और उसकी सीवी पकड़े कितनी देर बेड देखता रहा। ये मुआवजा नहीं था तो और क्या था? वो जितना शुक्र अदा करता कम था। कैसे वो उसकी तलाश में ख्वार हो रहा था। वो यूँ अचानक बैठे बिठाए मिल जाएगी, उसे जैसे यकीन ही ना आ रहा था। खाला बेचैन थी। उन्होंने कभी उसे यूँ किसी लड़की के लिए परेशान न देखा था। वो उनसे बहुत अटैच था, और जब वो उसे पूछती कि उसे अब तक कोई लड़की क्यों पसंद नहीं आई, तो वो बस मुस्कुरा कर टाल जाता। और अब वो बेयकीन थी। वो सुर्ख आंखों में नमी लिए उस सीवी को देखता जा रहा था। उन्होंने देखा वो उसके नाम पर उंगली फेर रहा था। उन्हें यकलख्त एहसास हुआ था कि बात इतनी सीधी भी न थी। आखिर कौन थी ये नूरुसबा जिसने फैज़ान खान जैसे बंदे को हिला के रख दिया था? वो फ़ौरन उससे सब जान लेना चाहती थी, मगर जब वो बोला तो उसने उनके हाथ थाम कर बड़ी शिद्दत से बस इतना ही कहा था, खाला, ये मुझे बहुत अजीज़ है। मुझे लगता है ये खुद को ज़ाया कर देगी। आपको मुझ पर एक एहसान करना होगा। उसके लहजे में ऐसी तड़प थी कि उन्हें मज़ीद कुछ पूछने की ज़रूरत ही न पड़ी। वो जान गई थी कि वो लड़की उसके नज़दीक क्या थी। पता नहीं आजकल के ज़माने में वो लड़का फैज़ान कौन से ज़माने की बात करता था। ताल्लुकात में इतनी पाकीज़गी उन्होंने कभी ना देखी थी।
वो सामने बैठा बोलता रहा और उन्हें इस लड़की पर रश्क आता रहा। भला ये कैसे हो सकता था? वही शिक्षा सी गई। नाकामी का खौफ उससे शेयर किया तो हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी आंखें ज़रा मध्यम पड़ गई। नाकामी के खौफ से कोशिश छोड़ देना इंसान का शेवा नहीं, नाकामी कामयाबी की सीढ़ी है। जिस वक्त हम मायूस होकर क्विट करने का सोचते हैं, कामयाबी उससे अगले कदम पर हमारा इंतज़ार कर रही होती है, उसने मजबूत लहजे में कहा। उनकी आंखों में सताइश उभरी। लड़के में वाकई कुछ था। उन्होंने उसे तसल्ली देने वाले अंदाज में उसका शाना थपका। फिर कुछ इसकी मर्जी के मुताबिक होने लगा। उन्होंने उसे मोटिवेट किया, उसके अंदर टूटा हुआ एतमाद और सेल्फ इस्टीम को जगाया और उसे एक ट्रैक पर चला दिया। तो वो हफ्ते में एक दफ़ा उनकी तरफ आता और खाला के तारीक बेडरूम में खड़ा रोशनियों में घिरी कागजात में उलझी उस लड़की को देखता जो उसका दिल थी, और फिर पिछले दरवाजे से निकल जाता। वो हमेशा उनसे पूछता कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं। वो उसे बुक्स बताती रहती और वो ला देता। वो CSS की प्रोफेशनल कोच थी, खुद भी सर्विस कर चुकी थी। फिर कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर वक्त से पहले रिटायरमेंट ले ली। एक दो दफ़ा उन्होंने उससे कहा कि वो उससे मिलता क्यों नहीं, तो वो सर झुका लेता और बस इतना ही कहता, अभी इसका वक्त नहीं आया। और वो तवील सांस भरकर उसके सब्र को देखती। फिर उसे समझाने लगती कि इस लड़की में तो क्रेज़ और स्किल थी, वो तो कुछ कर ही जाएगी, वो खुद भी कुछ करे। आगे से वो सर एक तरफ गिरा के हंस देता, फिर बेनियाजी से माथे के बाल सवार के कहता, डैड की पूरी ऑयल कंपनी संभाल रहा हूँ, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। और ये सच ही था। वो यूनिवर्सिटी छोड़ चुका था, ना वहाँ दोस्त रहा, ना वो प्यारी लड़की, और दो वजूहात जिनकी वजह से वो कभी छुट्टी ना करता था। जब वो ही ना रही तो उसका दिल भी ना लगा, और उसे लगा MBA दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। अब्दुल हादी के बारे में उसके पास मुकम्मल रिपोर्ट होती थी। वो MBA मुकम्मल करने के बाद अपने पापा की फर्म ज्वाइन कर चुका था। आजकल वो शहर के एक कामयाब बिजनेसमैन की शोहरत हासिल कर रहा था। आजकल वो एक लड़की के साथ देखा जा रहा था और गालिब इम्कान था कि वो उससे शादी करने के मुतलिक संजीदा न था। और फैज़ान को हैरत हुई थी। ये नूरुस्सबा के बाद कोई पांचवी लड़की थी जिससे उसकी दोस्ती हुई थी, और सिवाय नूरुस्सबा के वो सबसे पब्लिकली मिलता रहा था। और वो सारी लड़कियां ही खूबसूरत और स्टाइलिश थीं, और बज़ाहिर उन सब के साथ उसकी दोस्तियां ख़त्म होने की कोई वजह समझ न आई थी। मगर फैज़ान उसको जानता था। ये अब्दुल हादी की शख्सियत की खामी थी कि वो मुस्तकिल मिजाज न था। वो चीज़ों से और लोगों से बहुत जल्दी बोर हो जाता था। उसे तब्दीली पसंद थी, और वो कोई भी रिश्ता ज़्यादा देर दिलचस्पी के साथ उसे फोकस नहीं कर पाता था। उसे न्यूनेस चाहिए होती थी, और अब्दुल हादी के इस खामी की वजह से उसे यकीन था कि वो जल्द या बदेर नूरुस्सबा से फेडअप होगा, और फिर इरिटेट, और फिर ब्रेकअप। वो बाकी अब्दुल हादी को जानता था, और वहाँ वो लड़की नूरुस्सबा इससे बेखबर थी कि कोई किस कदर उसकी खैर के लिए कोशिश कर रहा था। वो कामयाबी की जिस सीढ़ी पर चढ़ रही थी, उसके नीचे सहारा देने वाले हाथ, उस सीढ़ी को थामने वाले हाथ फैज़ान खान के थे। वो वाकई बेखबर थी। हमको लूटा है इस शहर ने ए जाने वफा, जिसकी गलियों में मोहब्बत का कुछ हिसाब न था। वो जो आंखों में मोहब्बत को लिए फिरते थे, उनके दिल में थी वो नफ़रत के कुछ हिसाब न था। आज उसका इस शहर, इस घर में आखिरी दिन था। उसकी पहली पोस्टिंग PSP में हुई थी, और उसे 2 दिन बाद ज्वाइनिंग देना थी। वो अपनी पैकिंग कर रही थी। उसने जब अलमारी का वो खाना खोला जिसमें अब्दुल हादी की अनायात बंद थी, तो चंद लम्हों के लिए उसका दिल बड़ी गहराई में जा डूबा। उसके साथ गुजरा हर लम्हा उसकी आंखों के सामने किसी रील की मानंद गुजर गया। उसने खुश्क आंखों से वह कार्टन पैक किया और ऊपर गार्बेज का टैग लगा दिया। उसे इन 3 सालों में ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि अब्दुल हादी और उसकी मोहब्बत क्यों मोहतबर न ठहरी थी। जिस मोहब्बत में खुदा की बनाई हदूद को तोड़ा जाए, जिस मोहब्बत में दूसरे इंसान को देवता मानकर पूजा जाए, जिस मोहब्बत में एक इंसान को अनायात के समुंदर में डुबोकर सर उठाने के काबिल न छोड़ा जाए, और वो मोहब्बत जिसमें एक मजबूत मर्द अपनी कमज़ोरी का इल्ज़ाम एक कमज़ोर लड़की पर धर के उसे लोगों के आगे शिकार होने के लिए छोड़ जाए, तो मोहब्बत नहीं हो सकती। हाँ, ये हवस हो सकती है, एहसास बर्तरी हो सकता है, मगर मोहब्बत नहीं। चिराग मोहब्बत को जलाना इतना मुश्किल नहीं होता जितना इसकी लोगों को नामुवाफिक हवाओं से बचाना। और जब एक महबूब अपने मुहिब को तड़पता छोड़ जाए तो चिराग हमेशा के लिए बुझ जाता है। मोहब्बत अब आबकारी करती है, खाली दिल और खाली घर भरती है, खाली आंखों को रोशनी से नवाजती है। और वो मोहब्बत जो रोशनी छीन ले, उसका ना होना ही बेहतर है, उसका ज़िंदगी से चला जाना ही अच्छा है। आज उसने उनके लिए एक सरप्राइज़ रखा था, एक खूबसूरत थैंक्स का कार्ड और गिफ्ट और साथ ढेर सारे फूल। बस उसने उन्हें वक्त ना बताया था। उनके लिए तैयार होते हुए उसे शिद्दत से एहसास हुआ बाज़ लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता। इस वक्त वो एक ब्लू जीन्स और लाइट येलो कुर्ते में मलबूस थी, उसके साथ येलो स्कार्फ था। स्कार्फ आज भी उसके लिबास का हिस्सा था। उसने जल्दी जल्दी सामान समेटा और रवाना हो गई। उसके होंठों पर पूरी इत्मीनान मुस्कुराहट थी। उनके घर के आगे रुककर उसने जल्दी जल्दी शॉपर समेटे और गेट से अंदर आ गई। उसे पता था इस वक्त वो क्या कर रही होंगी। उन्हें शाम की चाय हमेशा बैक लॉन में पीना पसंद थी। लाउंज का दरवाज़ा क्रॉस करके उनका बैक लाउंज शुरू होता था। उसने सुर्ख चेहरे के साथ गिफ्ट और कार्ड्स टेबल पर रखे और सिर्फ फ्लावर्स थामे तेज़ी से आगे बढ़ी, मगर उसे रुकना पड़ा। लाउंज की स्लाइडिंग विंडो से बैक लॉन का मंजर नजर आ रहा था। वो अकेली ना थी,
बल्कि उनके साथ कोई और भी था। वो इस शख्स को जानती थी, वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी। हाथ में चाय का मग थामे, माथे पर बिखरे बालों वाला, नीम व आंखों की स्याही में हल्की सी सुर्खी लिए इस शख्स को वो लाखों में पहचान सकती थी। वो फैज़ान खान था, बिगड़ा रईस। अब तो ये छुपना छुपाना छोड़ दो फैज़ान, कब तक बैकफुट पर रहोगे? इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। ये मैम लुबना थी जो हल्की सी मुस्कुराहट से उससे कह रही थी। खाला, मोहब्बत में तलब होती है ना सिला। वो मुतमिन था। चाय का सिप लेते हुए उसके माथे पर आए नरम बालों को हाथ से पीछे किया था। बात सिले की नहीं फैज़, मुनासिब वक्त आ गया है, तुम नूरुस्सबा को सब बता दो। कुछ बताने के लिए है ही नहीं खाला। उसकी आंखों में इज़्तिराब कूदा था। तुमने बहुत कुछ किया है उसके लिए। आज अगर वो इस मकाम पर है तो वजह तुम हो फैज़। अगर तुम न बताते तो मैं कैसे जान पाती कि नूरुस्सबा को कैसे समेटना था, कैसे उसे गाइड करना था। ये तो तुम थे फैज़ान, जिसने दिन रात उस पर इन्वेस्ट किया। नोट्स, बुक्स, लैपटॉप, ये सब मैंने कब किया उसके लिए? ये सब तो तुमने किया ना। और तुम कहते हो बताने के लिए कुछ है ही नहीं। वो हैरत से बोलती चली गई। नूरुस्सबा के पैरों के नीचे से ज़मीन सिरकती जा रही थी। मोहब्बत है ना इससे, और मोहब्बत में एहसान नहीं किया जाता, ना एहसान जताया जाता है। मैं तो बस ये चाहता था वो खुद को ज़ाया ना करे, अपना नाम बनाए, और अल्लाह का शुक्र है आज वो कामयाब है। इस माशरे में सर उठाकर जी सकती है। वो नरमी से बोल रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था और आंखों में उसके लिए बात करते हुए एक उन्स था। अब मज़ीद सुनना मुमकिन न था। वो बेजान कदमों से पीछे हटी। पता नहीं उसका जहन क्यों सुन हो रहा था। उसने बेजान हाथों से वो फूल मुलाजमा को दी और एमरजेंसी का कहकर बाहर निकल आई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। फैज़ान, मोहब्बत, एहसानात, इंकशाफ इतने बड़े थे कि वो सह नहीं पा रही थी। उसने कभी सोचा न था कि ज़िंदगी के इस मोड़ पर उसकी मुलाकात फैज़ान से होगी। उसका किरदार एक बिगड़े रईस से बढ़कर एक मेहरबान और बेगर्ज इंसान में कब बदला? उसे नूरुस्सबा से कैसी मोहब्बत थी? वो कौन था? पागल, दीवाना, सरफिरा? वो क्या था? उसे समझ नहीं आ रही थी। उसे रोना आ रहा था। क्यों था वो इतना अच्छा? क्यों था वो इतना पाकीज़ा नफ्स? और आज 3 साल बाद उसके जहन में अब्दुल हादी के दिए गए ज़ख्म ताज़ा हुए। उसने कहा था वो अच्छी लड़की नहीं थी। और कितनी अजीब बात थी, उस बुरी लड़की को वो दीवाना सा फैज़ान कितने सालों से अच्छा समझ रहा था। यकीनन वो कुछ नहीं जानता था। वो कितना पागल था कि उसके पीछे भाग रहा था, उसके लिए गैरबी मदद बनकर उसे समेट रहा था, उसके लिए दूसरों के आगे रिक्वेस्ट कर रहा था। उसे वो सारी बुक्स और नोट्स याद आए जो मैम लुबना ने उसे दिए थे। उसे कुछ मज़ीद ढूंढ आया। CSS की बुक्स खरीदना कभी भी उसके बस में न था। वो बहुत महंगी बुक्स थी, जिनमें से उसने बमुश्किल 5 या 6 ही खरीदी थी। और अब उसे वो ढेर याद आया जिनकी कीमत हज़ारों में थी। और वो लैपटॉप, उसके सख्ता ज़्यादा दिमाग के लिए एक और झटका। वो लैपटॉप भी उन्होंने इसे ये कहकर दिया था कि वो इस्तेमाल करने के बाद भले ही वापस कर दे। वो उस शख्स का क्या क्या वापस करेगी? क्या वो भी कभी इस शख्स के आगे खड़ी हो पाएगी? क्या वो कभी उसे नज़र उठा के बात कर पाएगी? क्या वो कभी फैज़ान की मोहब्बत का एहसान उतार पाएगी? ये उस सरफिरे के अनजाने में कैसे बोझ धर दिए थे उसके कांधों पर कि वो उनके बोझ में से झुकी जाती थी। आज 3 साल बाद वो फिर उसी वीरानी सड़क पर खाली जहन के साथ चल रही थी। उसकी आंखों में बेयकीनी की नमी थी और उसके दिल में अब्दुल हादी और फैज़ान का मुवाजना चल रहा था। वो ज़िंदगी में बहुत देर से, बहुत ठोकरें खाकर उसने ये बात सीखी थी जिसे सीखने में हमेशा वक्त लगता है। वो जल्दबाज थी। खुदा उसे फूलों का टोकरा देना चाहता था और वो सिर्फ एक फूल की जिद लगाकर बैठी रही। परवाह, फिक्र और ख्याल जो उसे लगता था कि अब्दुल हादी करता था, वो तो उसकी खाम ख्याली थी। केयर तो वो थी जो पिछले 3 सालों बिना बताए, बिना जताए फैज़ान उसकी कर रहा था, और वो सिले की तमन्ना भी नहीं कर रहा था। कैसा बुद्धू था, हर ख्वाहिश, हर सिले से बेपरवाह। कैसा साधु था। उसे दुनियादारी क्यों ना आई? आंसू कितार दर कितार उसकी आंखों से बह रहे थे। ये एक होटल का अंदरूनी मंजर था जहाँ एक टेबल पर चंद गुलाब और मोमबत्तियाँ रोशन थी। वो वहाँ 10 मिनट पहले ही आया था। आज खाला ने उसे लंच का कहा तो वो इनकार न कर सका, और अब वो थी कि इंतज़ार करवाई जा रही थी। वो आज 1 माह बाद वापस आई थी और उसे वीकेंड गुजार के चले जाना था। जब उसे मैम का फ़ोन आया, वो उसे लंच पर बुला रही थी। उसे भी इनकार करना मुनासिब न लगा। लेसना उसने हामी भर ली। अभी वो होटल में एंटर ही हुई थी कि उनकी कॉल आ गई। उन्हें किसी एमरजेंसी डेथ पर जाना पड़ गया था, सो इसलिए वो नहीं आ सकी। वो इंतहाई शर्मिंदगी से बार बार माजरत कर रही थी, सो उसे ठंडी सांस भरकर इट्स ओके कहना पड़ा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसकी आंखों ने दाहिने दरवाजे के दाएं जाने बैठे शख्स को फ़ौरन पहचान लिया। वो फैज़ान था। वो एक तवील सांस भरकर रह गई। उसे सारी बात समझ आ गई थी। वो इस वक्त फ़ोन पर बात कर रहा था। उसके चेहरे के तासरात से यहाँ था कि वो सख्त कबीता खातर था। देखो भांजे, दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है और तुम हो के अपनी दास्तान मोहब्बत में किसी किस्म का ट्विस्ट लाने को तैयार ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यहाँ मैं ही मदद करूँ। उसे बुला लिया है, बिल्कुल यूँ रिएक्ट करना जैसे अनजान हो, और ये बताने की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं कि मैं तुम्हारी खाला हूँ। शादी के बाद बता देंगे। अब सब संभाल लेना, और हाँ, मुंह बंद करके मत बैठना, बल्कि सीधा प्रपोज कर देना। वो वाकई उसकी खाला थी।
یہ کے بعد دیگرے اسے اپنے قیمتی مشورے سے نواز کر یہ جا وہ دان کچکچا کر رہ گیا۔ یہ خالہ بینا وزیر لب بڑبڑایا، ادھر ادھر نظر گھما کر دیکھا تو چند لمحے ٹھٹک سا گیا۔ وہ دروازے سے اندر داخل ہو چکی تھی۔ وہ چند لمحے اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ وہ آج بھی ویسی ہی تھی، لباس پہننے کا انداز بھی وہی، لانگ کرتا، جینز، فلیٹ چپل اور سر پر سکارف۔ اس کے ہاتھ میں موبائل اور ایک پاؤچ تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی جیسے مناسب جگہ تلاش کر رہی تھی، اور یوں ہی اس کی نظر فیضان سے مل گئی۔ وہ حیران ہوئی، پھر غالباً اس نے فیضان کو پہچان لیا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح احترام سے پُر تھا۔ نور الصبا کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ سے اس کے قریب آئی۔ السلام علیکم، وہ ہلکا سا سر کو خم کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ناکام سی حیرت تھی جسے ظاہر ہے نور الصبا فوراً پہچان گئی۔ وہ جواب دے کر ہلکا سا مسکرائی، کیسے ہو فیضان؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ یہاں کیسے؟ وہ بہت مشکل سے حیران ہو رہا تھا، آنکھوں میں چمک سی ابھری تھی۔ نور الصبا کو عجیب سی خوشی ہوئی۔ ایک دوست کے ساتھ آنا تھا، وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکی۔ اب وہ اس ایکٹنگ سے محظوظ ہو رہی تھی۔ میں یہاں لنچ کرنے آیا تھا، اگر مجھے جوائن کر سکے تو۔ وہ دھیمے انداز سے اسے انوائٹ کر رہا تھا۔ اس بار اس نے خوش دلی سے سر ہلایا۔ فیضان کے چہرے کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ اس نے آرڈر دینے سے پہلے اس کی پسند پوچھی تو نور الصبا نے مسکرا کر اس پر چھوڑ دیا، اور ہمیشہ کی طرح فراغ دلی کے ساتھ اس دن فیضان نے دل کھول کر ایک لمبا چوڑا آرڈر کیا۔ وہ دلچسپی سے اس کی حرکات و سکنات نوٹ کر رہی تھی۔ وہ واقعی سر پھرا تھا۔ اور کیا کر رہے ہیں آپ آج کل؟ ڈیڈ کے ساتھ ہوتا ہوں۔ MBA کمپلیٹ ہو گیا؟ نہیں کیا۔ اس کے انداز میں ہلکی سی شرمندگی تھی۔ کیوں؟ اسے حیرت ہوئی۔ بس دل ہی نہیں کیا، بے نیازی عروج پر تھی۔ اچھا، اس نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ او آپ؟ اس بار اس نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، لاپرواہی سے کہا گیا۔ کیا کر رہی ہیں آپ آج کل؟ اس نے پوچھا۔ چھوٹی سی جاب، اس نے انتہائی انکساری سے جواب دیا۔ صحیح ہے جناب۔ اس بار وہ ہنسا تھا۔ نور نے پہلی بار اسے یوں ہنستے دیکھا تھا۔ ہنستے ہوئے اس کی آنکھیں کونوں سے بند ہو گئی تھیں۔ شادی ہو گئی آپ کی؟ اس کی انداز میں واضح تجسس تھا۔ فیضان بری طرح چونکا۔ شاید اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ ویٹرز کھانا لگانے لگے۔ فیضان کچھ بولتے بولتے رک گیا۔ کھانا لگنے کے بعد نور الصبا نے پھر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ جیسے مدعا جان گیا۔ نہیں، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اور آپ کی؟ اس نے فوراً بدلہ لے لیا۔ اپنی پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے نور نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ پھر خاموشی، جیسے کچھ دیر دونوں نے نہیں توڑا۔ اور آپ کے گھر سب کیسے ہیں؟ وہ رسمی سوالات کرنے لگا۔ سب ٹھیک ہیں، اس نے پانی کا گھونٹ لیتے ہوئے اسے کہا۔ جواباً وہ اسے اپنے بھائی کے بارے میں بتانے لگا، جو کہ 2 سال بعد امریکہ سے واپس آ رہا تھا، کیونکہ اگلے مہینے اس کے بھائی کی شادی تھی۔ وہ خاموشی سے رسمی گفتگو میں مصروف رہی۔ اس کا بھائی قطعی طور پر اس کی دلچسپی کا مرکز نہیں تھا۔ کھانے کے بعد فون نمبرز کے تبادلے کے بعد وہ الگ ہو گئے۔ اس طرح کون بلاتا ہے سرے بام فلک، کون لا رکھتا ہے ماہتاب بھلا قدموں میں، جس طرح میں نے تیرے دل کی پذیرائی کی، کون یوں سنگ نوازی پہ ہوا ہے مائل۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ کمرے میں زرد روشنی تھی۔ ہر طرف ایک عجیب سا سما تھا۔ اس کا کمرہ آج روشنیوں میں رنگا ہوا تھا۔ کیسا میلہ سا لگا تھا اس ویرانے میں۔ اس کی ہنسی کی کھنسک، اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کا خوبصورت چہرہ۔ کمرہ نور سے بھرا ہوا تھا۔ 2-3 سالوں سے خود کو سنبھالتا آیا تھا، آج وہ یوں سامنے آ کر سارے اختیار چھین کر لے گئی تھی۔ وہ بے بس سا دیکھتا رہ گیا۔ کیسی ساحرہ تھی وہ! آج پھر وہ ایزی چیئر پر جھول رہا تھا۔ اس نے سوچا خالہ ٹھیک ہی کہتی تھی، وہ کب تک بیک فٹ پر رہے گا۔ پھر اس نے سوچا اسے فرنٹ لائن پر آنے کی عادت ہی کب تھی۔ وہ تو صرف ایک جھلک کا طالب تھا، اور آج اس کی ایک جھلک دیکھ لینے کے بعد وہ کئی سال مزید جی سکتا تھا۔ مگر یہ خالہ بینا، وہ نہ جانے کیوں اس کو ہمیشہ کے لیے اس کا بنانا چاہتی تھی۔ بھلا کیا وہ اتنا کم ضرب تھا کہ اپنے احسانات کا بدلہ مانگتا، اس کا ساتھ مانگتا؟ نہیں، وہ ایسے نہیں کر سکتا۔ محبت لو دینا جانتی ہے، جسے اس کی محبت تھی، دیالو اور فراخ دل۔ اس کے بعد بڑا عجیب ہوا۔ وہ کبھی کبھار بات کر لیتے، یوں ہی حال احوال، موسم کا حال، ملکی حالات، اور بس۔ کوئی رسمی گفتگو کی انتہا دیکھنا چاہتا تو ان دونوں کی کالز دیکھتا، 1 منٹ کی کال، اور بس۔ وہ آگے نہیں بڑھتا تھا کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں تھا۔ اور جب خالہ نے پوچھا تو ہنس دیا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ پروگریس کیا تھی، اور وہ آگے سے ہنس کے دکھا رہا تھا، یعنی بات جو کی تو تھی۔ انہیں غصہ آ گیا۔ اب مزید اس پر معاملہ ڈالنا فضول تھا۔ وہ چاہتی تھی دونوں بھائیوں کی شادی اکٹھے ہی ہو جاتی۔ انہیں نہیں سوچنا تھا دونوں کے بارے میں۔ ماں تو ان کی تھی نہیں، اس لیے انہوں نے بھانجے کو کچھ کہنے کے بجائے ڈائریکٹ اس کے ڈیڈ سے بات کی، انہیں نور الصبا کے بارے میں بتایا، اور سٹوری لائن یہ تھی کہ وہ انہیں اپنے فیضان کے لیے پسند تھی۔ انہوں نے کہیں سے بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ فیضان کی ذاتی پسندیدگی بھی شامل تھی۔ ڈیڈ کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ بخوشی جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور یوں ہی اس ویکینڈ پر جب کہ وہ اپنے شہر آئی ہوئی تھی، وہ دونوں بنا بتائے ان کی طرف آ گئے۔ اماں بے حد حیران تھی کہ اس کی میڈم اس کے لیے اپنے بھانجے کا رشتہ لائی تھی۔
बड़ी खुश उसलूबी से सारे मामलात को डील करते करते वो फैज़ान की मर्ज़ी भूल गई, जो कि इस प्रपोज़ल से कतई बेखबर था, और दूसरी तरफ वो थी अपने आप को मुकम्मल बेखबर जाहिर करती थी। उसने कहीं से भी नखी लगने नहीं दी कि वो इस सारे मास्टर प्लान को जानती थी। अब्बा ने सोचने के लिए वक्त मांगा, जिसे उनका हक समझकर वो खुशी दिया गया। दूसरी तरफ वह हैरान सी थी। अभी कल ही तो उसकी फैज़ान से बात हुई थी, उसमें तो उसने कतई कोई इशारा ना दिया था। वो देता भी कैसे, उसे खुद की का इल्म था। वो भी बेखबर था, और आज जब खाला मज़े से उसे किस्सा सुना रही थी तो वो साकित सा रह गया। मुझसे पूछे बगैर आप इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हैं? वो बिलबिला उठा। जवाबन खाला ने यूँ ज़ाहिर किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। अगर तुम अपनी ज़िंदगी ज़ाया करना चाहते हो तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम तुम्हें इसकी इजाज़त भी दे दें। हर बात तुम्हारी नहीं मानी जा सकती। उन्हें गुस्सा आ गया। वो कुछ ठंडा सा हो गया, मगर फिर भी वो हल्की आवाज़ में बोला, तो ठीक है, मत करो शादी उससे, किसी और से कर लो। इस बार उन्होंने नया तुरप का पत्ता फेंका। वो लम्हों में बेबस हुआ। खाला, आप क्या चाहती हैं? फैज़ान, मेरी बात सुनो। तुमने जो भी उसके लिए किया वो सिर्फ तुम जानते हो, वो नहीं जानती। इसलिए प्लीज़ कोई फजूल हरकत करने से गुरेज करना। तुमसे कोई भी ये नहीं कह रहा कि उसको अपने एहसानात गंवाओ। उसके बजाय तुम ये क्यों नहीं करते, उसे अपनी मोहब्बत के बारे में बताओ। वो उसे अपने मखसूस ठंडे मीठे अंदाज में समझा रही थी। फैज़ान के अंदर कुछ चमका था, कोई जुगनू सा था शायद। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। अब लगता है यही करना पड़ेगा। और वो उन्हें कहने लगा, और सुनो जी, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि नूर सबा मेरे भांजे से मिलना चाहती है। वो इस बार हंस रही थी। फैज़ान को झटका सा लगा। क्या वाकई? जी हाँ, और अगर उसने मुझे देखकर इनकार कर दिया तो? उसे अजीब सी परेशानी नहीं आन घेरा। अल्लाह ना करे। वो दहल सी गई। इम्कान तो है। उसके लहजे में खालीपन सा था। इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। 1-2 दिन में तुम्हें इससे मिलना होगा, उन्होंने कहा तो वो खामोशी से सर हिलाकर उठ गया। वो सिर्फ 2 भाई थे। बड़ा भाई अमेरिका से PhD कर रहा था, और वो था कि साफ कहता था पढ़ने को दिल नहीं करता। मामा की डेथ बचपन में ही हो चुकी थी, और इसी वजह से उसका ज़्यादातर बचपन खाला के साथ गुजरा था, जो कि माँ भी थी और दोस्त भी। वो बड़े अच्छे तरीके से जानता था कि वो हर हाल में उसके लिए खैर अंदेश थी। जब मुतमिन हो गया था कि वो जो कह रही थी वैसा ही होगा। वो कुछ दिन बाद का जिक्र था, जब इन दोनों को पैगाम मिला कि मैम की स्टूडेंट और मैम का भांजा एक दूसरे से मिल लें। वक्त और जगह तयशुदा थी। दोनों इस मैसेज को पढ़कर मुस्कुराए थे। फैज़ान को यकीन था नूर सबा के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। उसे उससे मिलने के लिए जाना था, और वो तैयार होते हुए अजीब सी कन्फ्यूजन का शिकार लग रहा था। इतना कुछ रिजेक्ट करने के बाद उसने एक सादा सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन लिया। आंखों की सुर्खी आज कुछ कम थी, बालों के हाथ से पीछे संवार रहा था, और जब उसने रेस्टोरेंट में कदम रखा तो शाम के जर्द साए चारों तरफ अपने पर फैला चुके थे, और वो साहरा उसके सामने बैठी थी। वो एक प्योर ब्लैक लंबी कमीज़ में मलबूस थी, जिसके नीचे चूड़ीदार पजामा था, और उसके ऊपर उसने हमेशा की तरह स्याह स्कार्फ लिया हुआ था। उसको पता था आज उसे खुद उठकर वेलकम करना पड़ेगा, वरना उसको क्या पता मैम का भांजा कौन था। सोचते हुए उसके लबों पर एक महफूज कुल मुस्कुराहट आ गई। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा। उसके हाथों में सुर्ख गुलाब थे, मोहब्बत की निशानी, और उसका अक्स उसके चेहरे पर भी था। उसके चेहरे पर हल्की सी तमतमाहट थी। वो उसकी तरफ मतवजा न थी, अपने मोबाइल पर कुछ देख रही थी। अस्सलामुअलैकुम, वो हल्की सी आवाज़ के साथ बोला। वो बुरी तरह चौंकी। उसने सर उठाया और उसे देखकर बेसाख्ता हैरान हो गई। फैज़ान, आप? जी, मैं मैम का भांजा फैज़ान खान। वो हल्का सा मुस्कुराया और फूल उसकी तरफ बढ़ाए, और वो नूर सबा थी। बेहद कामयाबी से एक्टिंग करती हुई हैरान हुई। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। और मैं मैम की स्टूडेंट नूर सबा करीम। वो हैरत पे काबू पाकर एतमाद से मुस्कुराई। उसने हल्का सा सर को खम देकर फूल उसकी तरफ बढ़ाए, जो कि उसने एक तज़बज़ब के आलम में थाम लिए। जब वो दोनों टेबल पर बैठ गए तो वो ज़रा देर के लिए एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसे नूर सबा ने तोड़ा। मैम ने अम्मा के आगे अपने भांजे की बहुत तारीफ़ें की हैं। उसके अंदाज में शरारत थी। वो बेसाख्ता हंसा। जिनसे आपको इख्तिलाफ़ है? हरगिज़ नहीं, वो फ़ौरन बोली। तो फिर? मैं तवक्का नहीं कर रही थी कि वो आप होंगे, वो साफ गोई से बोली। फैज़ान ने बिना जवाब दिए खामोशी से उसे देखा। मैंने खाला को समझाने की कोशिश की थी, मगर वो आपको बहुत पसंद करती हैं। उसका अंदाज सफाई देने वाला था। नूर को इस पर अजीब तरह से तरस आया था। वो सर फिरा मासूम सा इंसान खुद को छुपाते निढाल हो रहा था। एक लम्हे को नूर का दिल चाहा उसका भांडा फोड़ दे, मगर फिर उसने ये ख्याल झटका। उसने ये फैसला उसी दिन ले लिया था कि वो कभी भी उसे ये बावर नहीं करवाएगी कि उसके राज से आगाह थी। और अगर वो खुद को छुपा के रखना चाहता था, और अगर वो चाहता था कि नूर हमेशा सर उठा के उससे मिले, तो वो क्यों ये राज आश्कार करे, उसके आगे झुकती। वो आपको बहुत पसंद करती है, नूर ने कहा। वो ज़रा सा चौंका और उसको देखा। स्याह आंखें उसकी आंखों से मिली, फिर झुक गई। नूर को अजीब से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। वो एक हयादार मर्द था, जिसकी आंख लड़कियों पे जम नहीं जाती थी, गड़ नहीं जाती थी। वो एक मुख्तलिफ इंसान था। आप मिलना चाहती थी? फैज़ान ने उसे याद दिलाया। वो ख्यालात के रूह से बाहर निकली। आपकी तरह मेरे लिए भी ये प्रपोज़ल एक शौक़ है। मैं भी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी, और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरी मुलाकात आपसे होगी।
मगर खैर ये किस्मत है, वो बोलती गई। मैं चंद बातें करना चाहती हूँ आपसे। वो बात करते करते रुकी। वो हमेशा की तरह सर झुका के उसकी बात सुन रहा था। मैं सुन रहा हूँ। वो गुलाब की पखड़ी पर हाथ फेर रहा था। वो फिर से बोलने लगी, आपसे शादी करने की सूरत में कुछ चीज़ें जो आपको बर्दाश्त करना होंगी। मैं जॉब करती हूँ और करती रहूँगी। मैं एक मुख्तलिफ मिजाज की लड़की हूँ। कभी कभी एक अजीब सा फेस जिसमें खामोशी और सुकूत भरा होता है मुझे अपनी ही साथ में ले लेता है, जिसे निकलने में मुझे हफ्तों लग जाते हैं। मेरा एक माजी है जिसके बारे में लोग हमेशा बात करेंगे क्योंकि बातें दब जाती हैं लेकिन भुलाई नहीं जाती। इस पर मैं टॉर्चर नहीं हो सकती क्योंकि वो मेरा माजी था। जबकि शादी की सूरत में आपसे मुस्तकबिल का वादा करूँगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका हक होगा। उसकी बात जारी थी और वो खामोशी और तवज्जो से सुन रहा था। मेरे पेरेंट्स हैं और एक छोटा भाई जो अभी स्कूल जाता है। मैं उन्हें सपोर्ट करती हूँ और करती रहूँगी। वो अपनी बात मुकम्मल करके रुक गई। फिजान ने पहली बार सर उठा के उसे देखा, एक तवील सांस खारिज की और हल्का सा मुस्कुरा दिया। मुझे किसी भी बात पर एतराज़ नहीं है, उसने कहा। नूरुसबा का मुंह हैरत से खुल गया। उसे यकीन नहीं था कि वो उसकी हर बात से एग्री करेगा। कुछ बातें मैं भी करना चाहता हूँ। वह फिर से गुलाब की पंखड़ी पे उंगली फेर रहा था। मैं अपनी डिग्री मुकम्मल नहीं कर सका। मैं एक BBA डिग्री होल्डर हूँ। कभी कभार बहुत ज़ूद-रंज हो जाता हूँ, गुस्सा भी ज़्यादा करता हूँ, लापरवाह हूँ, चीज़ें भूल जाता हूँ और मैं खुद को बदल नहीं सकता। ये भी नहीं कहूँगा कि आपके लिए खुद को बदल दूँगा क्योंकि ये गलत बयानी होगी, मगर मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मैं एक बुरा और बातिन इंसान नहीं हूँ। मैं आपका साथी बनूंगा हर तरह के हालात में, हर तरह के दिन रात में, खुशी और गम में आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहूँगा कि हमारे दरमियान एक बेहतरीन मुताबिकत हो और अगर आप मेरा साथ देंगी तो बहुत कुछ भी मुश्किल नहीं। और आखिरी बात। वो रुका, आंखें उठाकर उसे देखा जो अजीब से ट्रांस में उसे देख रही थी। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। बल्कि वो रुका, शायद वो हिम्मत मुजतमा कर रहा था। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। और इतना बड़ा इकरार करते हुए उसके होंठ हल्के से लर्जे थे। वो अब इस तरह से होंठ कुचल रहा था और नूरुसबा को लगा किसी ने सुर्ख फूलों की बौछार कर दी हो उस पर। ये गुफ्तगू उसकी ज़िंदगी की सबसे कीमती गुफ्तगू थी। ये अल्फाज सबसे ग्रां कदर थे। वो मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में एक गहरी, बहुत गहरी चमक आ गई। थैंक यू। वो शिद्दत जज्बात से बस इतना ही बोल पाई। महबूब बनाए जाने का एहसास बहुत खुशकुन था। उसके कदम जैसे कहकशां पर आगे। आखिरकार वो मोतबर थी। फैजान अब मुस्कुराकर उसे देख रहा था और सोच रहा था कि अब उस पर एक भारी जिम्मेदारी थी, इस प्यारी लड़की की दिलदारी करना। उसके होंठों पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने नज़र चुराते हुए सोचा, अब जल्द ही उसे अपने पास ले जाए, उसे दिल भर के देख ले, उसे महसूस कर ले, क्योंकि फिर उसके पास हक होगा। अपने शरीर दिल को झिड़कते हुए वो मेन्यू कार्ड उठाने लगा। बस ज़रा जबर के दिन थोड़े ही हैं, वो खुद को तसल्ली देने लगा। और दूसरी तरफ वो सोच रही थी, कितनी अजीब बात है कि वो जो इतने सालों से इस शहर में रहकर भी अजनबी है, कहीं मिल जाए और वो उसे बताए कि कोई भी लड़की बुरी नहीं होती। बस वो अपना इख्तियार जब किसी मर्द और ख़ुसूसन अनजान मर्द के हाथ में दे देती है तो वो बेचान पुतली की तरह उसे तोड़ मोड़ देता है। अब वो गलतियों से सीख चुकी थी और ज़िंदगी में बहुत देर से ही सही, मगर उसने ये बात जान ली थी कि वो लोग जो गलती पे डट जाते हैं वो ही नाकाम होते हैं। आगे बढ़ने वालों के बस में तस्लीम करने का आंसर होता है। उसने समझ लिया था कि इस माशरे में जिस रिश्ते को समाजी कबूलियत नहीं मिलती, बिलाखिर वो एक गाली ही बनता है, क्योंकि जो लोग खुदा के बताए गए रास्तों से इनहराफ करते हैं रुस्वा होते हैं। मोहब्बत बहुत खूबसूरत है अगर इस सोज़े दुरू में पाकीज़गी का साथ हो। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरे नावल्स पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।